त्याग का नाम ही फौज है। आप कुश्ती के माध्यम से गए तो उस स्पोर्ट्स कोटे में कैसे भर्ती होती थी, क्या प्रोसेस होता था? आज गवर्नमेंट मांगती है 2 साल पीछे का नेशनल मेडल होना चाहिए या इंटरनेशनल होना चाहिए, तभी बंदा ट्रायल दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक रंगरूट की ट्रेनिंग कैसे होती है? उस्ताद सिट्टी मारता था सुबह 4 बजे, जितने उठ लिए वो ठीक है, जो भी बाहर रह गया तेरी ऐसी करवाएंगे। बात कम होती थी, डंडा फालतू मारते थे। आज कोई भी ट्रेनिंग के अंदर किसी भी रंगरूट को किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट के सख्त आदेश। डाइट अलग से मिलती है, हम तो अपने पैसे की तनख्वाह से ही डाइट खाते थे हम तो। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एलओसी में? ग्राउंड रियलिटी ये थी, हम सो नहीं पाए रात को या दिन को। ऐसा क्या होता था? 9:15 बजे के आसपास हमारी कंपनी को चारों तरफ से उग्रवादियों ने घेर लिया। इतना फायर आता हमारे ऊपर, अगर उठे तो सीधे डायरेक्ट गोली आएगी। तो उस दौरान उन्होंने ग्रेनेड भी फायर किया। ग्रेनेड का एक टूक फटा और मेरे यहाँ लगा। शहादत के लिए कभी भी शौक नहीं होता, बदला होता है उसका। AK-47 सबसे ज्यादा रिलायबल हथियार है, ऐसा क्यों? इंसास राइफल पर तो भरोसा ही नहीं था। इंसास का जो राउंड जिसको लग गया 80% आदमी बचता है। AK-47 का जिसको भी लग गया वो मरेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आपको फील हुआ NSG की पोस्टिंग के टाइम पे? NSG के अंदर जो फायरिंग की जो ट्रेनिंग होती है वहाँ टारगेट पे नहीं होती है। वहाँ टारगेट आपको मिलेगा, मकसद होता है हेड शूट। आप किसी को जख्मी नहीं कर सकते, आपको डेड ही करना पड़ेगा। स्काई मार्शल की ड्यूटी क्या होती है? किस तरीके के रोल्स होते हैं स्काई मार्शल के? NSG को टास्क दिया गया था, जितनी भी फ्लाइट जा रही है सस्पेक्टेड फ्लाइट, उनके अंदर वेपन प्रोफाइल कैसी होती है एक स्काई मार्शल की? एक हम NSG में बोलते थे उसको, जहर में बुझा के बोलते हैं। वो अगर लग गया कहीं तो आज बंदा बच नहीं सकता। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो आपका नाम इतिहास में ब्लैक पन्नों में लिखा जाएगा। उस टाइम अगर कुछ भी आपका डिसीजन गलत हो गया तो आप कहीं भी मुंह नहीं दिखा सकते। नमस्कार सोमवीर जी। नमस्कार जी। वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू। सूबेदार साहब बोलूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉडकास्ट में मैं आपको, वैसे तो मैं आपको हमेशा से ही भाई साहब बोलता आया हूँ, बट आज का पॉडकास्ट मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है जो मैं एक सूबेदार रैंक के इंसान के साथ, ऑफिसर के साथ कर रहा हूँ। आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, आपने जो चीज़ें फेस करी, जो चीज़ें देखी, बिल्कुल आज वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनेंगे। माध्यम। कैसा रहा आपका सफर? देखो, फौज की जो एक लाइफ है ना, वह अपने आप में ही ऑटोमेटिक एक चैलेंज होता है। बहुत टफ लाइफ होती है, कह देते हैं लोग, बट फौजी बनना इतना आसान नहीं है। जो फौजी जो बंदा बनता है उसके परिवार को और उस इंसान को पता होता है फौजी क्या होता है। वो बाकी कहने का तो कोई भी कुछ भी कह देता है, फौजी फौजी ये सब। बाकी जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम जो फेस करता है ना, वो उसका परिवार फेस करता है और वो खुद फेस करता है। मैं हमेशा ही सबको एक बात बोलता हूँ कि फौज में भर्ती होना ही अपने आप में एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है, एक पागलपन होना बहुत ज़रूरी है, एक अंदर से ना इंसान के जज्बा होना चाहिए कि यार ये करना है। बिल्कुल, अंदर से जज्बा होगा ना तभी बंदा फौज में जा पाएगा। क्योंकि फौज में जो जाता है वो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। सब कुछ त्यागना पड़ता है फौज में भर्ती होने से पहले। त्याग का नाम ही फौज है। उसको आपको घर परिवार छोड़ना पड़ता है, बालक बच्चे छोड़ने पड़ते हैं। साथ एक ये लगा लो, एक नया बच्चा जिसकी उम्र करीब 16-17 साल में ही इतना अपने आप को, तो उसके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए कि मैंने देश के लिए कुछ करना है, तभी वो बंदा फौज में जा पाता है। नहीं तो और भी काम बहुत है। सही बात है। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जज्बा था, क्या जुनून था, क्या माइंडसेट था उस 16-17 साल के बच्चे के मन में कि यार फौज में भर्ती होना है। ये डिसीजन आपने कैसे लिया और क्यों लिया? नहीं, एक्चुअल में ये डिसीजन तो हम ये कह सकते हैं, उस टाइम में 10, 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम दे दिए थे मैंने। तो 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद एक्चुअल में हम पहलवानी करते थे, तो ठीक ठाक पहलवान थे हम। तो
जब 12वीं में हो जाता, जब सोचता है ऑटोमेटिक भाई मैं लाइफ में कोई डिसीजन लूँ, मेरी लाइफ कहीं सेट होए नौकरी पेशा के लिए, तो हमने लगा कुछ अब भाई हमें फौज की तरफ भी ट्राई करनी चाहिए। तो उस दौरान क्या होता था, जब आर्मी के अंदर एक भर्ती निकली हुई थी, ओके। सपोस्ट कोटे की भर्ती थी वो, जाट रेजिमेंट सेंटर में। तो जब सपोस्ट कोटे की भर्ती निकलती है तो उसके ओपनली ऐड देती है गवर्नमेंट, अखबार में भी ऐड देगी, और पहले सोशल मीडिया तो इतना नहीं होता था, तो ऐड आई थी। और बट हमारा एक साथी था जो हमारे से पहले फौज में भर्ती हो गया था, तो उसने भी एक मैसेज, एक चिट्ठी होती थी, पहले फौज में लेटर लिखते थे, आजकल तो वो चिट्ठियाँ बंद हो गई, तो उसने मेरे पास चिट्ठी डाली, अगर वही ऐसे ऐसे फौज में एक पहलवानी की ट्रायल है, कुश्ती की ट्रायल है, तो आप आ जाओ ट्रायल देने के लिए। तो मैंने सोचा भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए। ओके। तो असल में क्या था, मैं पहले नहीं सोचता था, मेरे मन में ये था कि यार मैं फौज में भर्ती मैं नहीं हो सकता क्योंकि मेरी हाइट नहीं है। तो मैंने सोचा भाई, एक बार एक लड़का था हमारे साथी, हमारे साथ पढ़ता था वो, तो वो मेरे से भी, उसकी हाइट है थोड़ी सी कम थी, आधा इंची, तो वो भर्ती हो गया। तो वो एक्चुअली कल रख भर्ती हुआ था, हमें पता नहीं था। तो वो छुट्टी आ रहा था, रंग रोटी की छुट्टी आया, तो बीच में ट्रेनिंग में 28 दिन की छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी आया तो मैंने देखा भाई, तो किसी ने मेरे को बताया यार ये करतार नाम था, वो पंडित जी था, बोले यार ये करतार भर्ती हो गया फौज में। मगर यार कमाल हो गया, करतार भर्ती हुआ तो हम भी फौज में भर्ती हो सकते। मैंने वो करतार जा रहा था, हम प्रैक्टिस कर रहे थे अखाड़े में, मैंने वो करतार को आवाज़ लगाई, रोक क्या, मैं करतार रुकना भाई। तो मैं दौड़ के गया उसके पास, खड़ा होया और अपनी हाइट नापी उससे, मैंने तो पहले, क्योंकि वो मेरे से भी नीचा मिला। मेरा उस दिन 100% ये कॉन्फिडेंस हो गया, अब मैं भी फौज में भर्ती हूँ और मैं हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ फौज के लिए। इसी दौरान जो हमारा वो दोस्त था उसने चिट्ठी डाल दी, अभी फौज में ट्रायल है और रेसलिंग की ट्रायल है, आप आ जाओ। तो तब हम वहाँ पे चले गए थे फौज में। 2 जून 1992 में भर्ती हुआ था जी। में आप भर्ती हुए। उस टाइम सिपाही की भर्ती का प्रोसेस क्या होता था, और आप कुश्ती के माध्यम से गए, तो उस स्पोर्ट्स कोटे में कैसे भर्ती होती थी, क्या प्रोसेस होता था, और कैसे वो लोग इवेल्युएट करते थे कि हाँ इस स्पोर्ट्समैन को या इस बच्चे को हमें अब डिसीजन लेना है कि हाँ ये अब एक सिपाही बन सकता है। ये तो क्या था सर, प्रोसीजर तो सेम ही होता है आर्मी की भर्ती का। इन्फेंट्री में था, जाट रेजिमेंट सेंटर में मैं बरेली गया था ट्रायल देने के लिए। तो क्या था, सपोस्ट कोटे की भर्ती थी, तो उसमें क्या होता है, हिंदुस्तान के जितने भी पहलवान हैं, जितने भी प्लेयर हैं, वो भर्ती के लिए ट्रायल देने के लिए जाते हैं। ओपन ट्रायल थी उस टाइम, तो सब ट्रायल वजन वेट के कैटेगरी के हिसाब से ट्रायल होती थी। तो मैं उस टाइम वजन होता था 62 kg। अच्छा, 62 kg में मैंने ट्रायल दिया वहाँ पे। तो करीब करीब 15 ट्रायल हुई होंगे हमारे साथ में, क्यों मैं अकेला तो था नहीं, भर्ती होने के लिए बहुत से बच्चे जा रहे थे। तो उस टाइम भी थोड़ा सा एक लेवल होता था ट्रायल का, जैसे आज भी है। आज क्या है, आज गवर्नमेंट मांगती है करंट में 2 साल पीछे का नेशनल में मेडल होना चाहिए या इंटरनेशनल होना चाहिए, तभी बंदा ट्रायल दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था, करंट की नहीं मांगते थे, पहले स्टेट या नेशनल लेवल का जो भी बंदा उसका सर्टिफिकेट देखेंगे और उसकी ट्रायल लेते थे। तो करीब करीब 15 ट्रायल हुई होंगे हमारी, जितने भी हमारे साथी जा रहे थे सबके साथ। तो हमने उन 15 को ट्रायल में हराया, और उसके बाद 15 को हराने के बाद जो ऑलरेडी जो पहले भर्ती हो चुका है वो बंदा वहाँ सेंटर टीम में है, उसके साथ हमारी फिर ट्रायल होनी थी। अच्छा, हाँ जी, उसको भी हराना पड़ता है। उसको भी हराओगे तो ही आप भर्ती होगे, नहीं तो आप भर्ती नहीं हो सकते, आपको वापस भेज देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फौज का टीम का प्लेयर है जाट सेंटर का, उसको हराना पड़ेगा। तो हमने उसको भी हराया। फिर अफसरों की नज़रों में हम ये लगा भाई हाँ बहुत बढ़िया प्लेयर है और हमें इसको भर्ती करना चाहिए। उसके बाद ट्रायल देने के बाद भी फौज का जो फिजिकल होता है, जो रिटर्न होता है, ये सब चीज़ें फेस करनी होती हैं ट्रायल करने के बाद। बट उनमें थोड़ा सा क्या होता है, रिलैक्स वो मिल जाता है, थोड़ा सा वो कर देते हैं गवर्नमेंट, जैसे वो रिटर्न टेस्ट होता है तो उसमें थोड़ी ढिलाई दे देंगे, वो सपोर्ट कर देंगे, तो ये बेनिफिट हो जाते हैं।
तो उस टाइम ये सारी चीज़ें हमने करके प्रोसीजर फॉलो करके तब हम सपोस्ट कोटे से जाट रेजिमेंट बरेली में भर्ती हो गए थे। फिजिकल ट्रेनिंग कैसी थी उस टाइम पे? फिजिकल ट्रेनिंग बोले तो बहुत टफ थी फिजिकल ट्रेनिंग। आज तो ये लगा लो 20% भी नहीं बची उस टाइम जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग थी। अच्छा। आज 20% भी नहीं रह रही। उस टाइम क्या होता था, फिजिकल जो ट्रेनिंग होती थी, एक नॉर्मल रिक्रूट की बताऊँ मैं, नॉर्मल सिपाही की, तो सुबह 4 बजे सुते उठते होना पड़ता था। 4 बजे सो के उठ के क्या करते थे, जितने भी पेड़ पौधे लगे होते थे उनमें सब में पानी डालते सुबह 4 बजे। फिर झाड़ू निकालते बारिकों के साथ के लाइनों के आगे बड़ी बड़ी लाइनें होती थी जिनमें रिक्रूट रहते थे, उनकी सबकी झाड़ू निकालते। फिर लिपाई करनी पड़ती थी सुबह सुबह ठंडे पानी से। ये सब करके फिर हम पीटी में जाते थे फॉलो होके। फिर पीटी में जो उस्ताद था वो पालन करके सबको मारते हुए ले जाता, उनके हाथ में रस्सी रहती थी, वो सबको वहीं से दौड़ाते लाइन में और डंडा मारते मारते पीटी में ले जाता था। फिर ऐसे ही पीटी रंगरूटी में 1 घंटे की पीटी होती थी। उस टाइम में आप लगा लो 5 किलोमीटर की तो रनिंग थी। उसके बाद और भी जो फिजिकल की जो एक्सरसाइज है, बीम हो गया और जितने भी हो जी। पर ये लगा लो हर एक बात पर डंडा ही लगता था, बात कम होती थी, डंडा फालतू मारते थे। आज कोई भी ट्रेनिंग के अंदर किसी भी रिक्रूट को, किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, गवर्नमेंट के सख्त आदेश। और हमारे डायरेक्ट डंडे से ही बात होती थी। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले क्या था, जो पीटी में भी है ना, पीटी करते थे उसमें पहले लाल पीटी शूज आते थे, कभी देखे हो आपने, बिल्कुल नॉर्मल। पहले टेनिस के जूते आते इस टाइप के, बिल्कुल वाइट या नहीं रेड कलर के होते थे ओके, वो पहनते थे, रंगरूट इशू होते थे गवर्नमेंट। आज वो बंद कर दिए भारतीय से गवर्नमेंट ने। आज सपोर्ट शूज पहन के पीटी कर रहे हैं। कितना फर्क आ गया, बहुत ही ज़्यादा। और जब ड्रिल वगैरह करते थे ग्राउंड में जाते थे तो जूते होते थे, उनके अंदर कील लगी होती थी, 13 कील होती थी उनमें। और एक पीछे जैसे घोड़े की नाड़ होती है ना, ऐसे एडी में लोग लगाते थे उन जूतों के एडी में। अच्छा। और 13 कील, शायद मेरा याद ध्यान है, कंफर्म नहीं हूँ, बट 13 कील होती थी उनको। लकड़ सोल बोलते थे उनको। ओके। लकड़ी जैसी तली होती थी, उनको पहन के परेड करनी पड़ती थी। ऐसे मारते वो शर्म लगती थी, ऐसे ही लगा लो। आज वो चीज़ें सब बंद है। आज बिल्कुल रबड़ की वो आ गई, लेदर टाइप के जूते आ गए बिल्कुल। जवानों को पता ही नहीं लगता अब तुम क्या कर रहे हो, इतना रिलेशन आ गया, ये लगा लो ट्रेनिंग में। सूबेदार साहब, मैंने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जो एनडीए और आईएमए के प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट हुए, उनके साथ तो मैंने बहुत पॉडकास्ट करे, बट मैंने आपको बोला ना, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो मैं एक ऐसे इंसान के साथ कर रहा हूँ, यानी आपके साथ, जिन्होंने सिपाही भर्ती होके प्रमोशन लेके सूबेदार लेवल पे रिटायर किया। रंगरूट के असली मायने क्या होते हैं? ये जो शब्द है रंगरूट, इसका असली मतलब क्या होता है? इसका रंगरूट का असली मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, एक बिल्कुल 16-17 साल का नया बच्चा जो गांव के माहौल में और बिल्कुल सिंपल, उसको किसी चीज़ से को उसका जो माइंड होता है ना, माइंड को उसका फौज के अनुसार डालना, ऑटोमेटिक रिक्रूट उसको बोलते हैं। जो ट्रेनिंग 9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ना, क्यों सिविल में तो ये सब बातें उसको पता, उसका जो माइंड वो होता है वो फौज की तरफ नहीं होता। गांव में कैसे रहता है एक बच्चा, कैसे रहता है, तो वो नए बच्चे का माइंड ऐसा होता है, उसको आप जैसा करना चाहोगे, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को आप ट्रेनिंग देके आप उस तरफ ढाल सकते हो। तो फौज में जो 16-17 साल की जो एज कर रखी, उसका मेन मकसद ये है कि जो एक एज होती है ना बच्चे की, वो इस एज में आप जो भी उससे करवाना चाह रहे हो उसको ट्रेनिंग देके आप उसी तरफ मोड़ सकते हो। तो उस ट्रेनिंग के दौरान ही पूरा ब्रेन उसका सेट कर दिया जाता है। बस कितनी भी कठिन ट्रेनिंग का मतलब भी ये होता है, परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, आपको बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, गोली चल रही है, आपको तो करना ही पड़ेगा। लड़ाई में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, कुछ भी रिलैक्स नहीं होता, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। जैसे आपने कारगिल देखा हुआ, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, वहाँ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब ही होता है, नए बच्चे का रिक्रूट का मतलब ही होता है, उन परिस्थितियों के अनुसार बच्चे को डालना। सूबेदार साहब, एक रंगरूट की ट्रेनिंग कैसी होती है? एक दिनचर्या जो है, डेली डे टू डे लाइफ में उसका रूटीन कैसा होता है, वो जानना चाहूँगा। कि सुबह से लेके शाम तक, जैसे आपने बताया कि पानी डाल रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, बट एक
ट्रेनिंग, हार्डकोर ट्रेनिंग डे जो होता है वो कैसा होता है एक रंगरूट का? नहीं, असल में देखो सच्चाई बताऊं तो हमारे टाइम की ट्रेनिंग जो थी ना और आज की ट्रेनिंग है उसकी तो हम तुलना नहीं कर सकते जी। हमारे टाइम की जो ट्रेनिंग थी वो सच्चाई बताऊं तो डंडे और जूतों से शुरू होती थी। ओके। उठते ही उस्ताद सिट्टी मारता था सुबह 4 बजे, जितने उठ लिए वो ठीक है, जो भी बाहर रह गया उस्ताद डंडा लेके बारिक में जाता, जो सुत्ता मिल गया कंबल में उसका दे डंडा, मार डंडा, खिड़कियों के अंदर से कोई उस खिड़की से कूद गया, कोई उस खिड़की से कूद गया, ऐसे होती थी। उसके बाद ये करके पीटी 1 घंटे की जो पीटी होती है वो बिल्कुल हार्ड पीटी होती है, वो जो भी करवा सकते हैं क्यों बाद में उनका टेस्ट भी होता है, सबका टेस्ट होता है। ओके। एक टेस्ट करीब 6 महीने के बाद होता है, तो जिसके 28 दिन की छुट्टी आते थे हम, फिर ट्रेनिंग 9 महीने 10 महीने साल भर तक ले जाते हैं। तो उसके बाद सुबह 6 से 7 बजे तक जैसे पीटी होगी, एक आपको 40 मिनट का रेस्ट दे देंगे वो ब्रेकफास्ट के लिए। आप 40 मिनट में आपने ड्रेस भी चेंज करनी, नहा धोई करो, ड्रेस चेंज करो, ब्रेकफास्ट भी करो। ब्रेकफास्ट करके 8 बजे आपको परेड में जाना है, उससे पहले आपको कोत में भी जाना पड़ेगा, हथियार भी इशू करवाने हैं, ट्रेनिंग का जो सामान है वो भी लेना है। अच्छा। समय 40 मिनट ही रहेगा, इस 40 मिनट में आप क्या क्या कर सकते हो। और आप अकेले नहीं हो, उनमें कम से कम भी 50 से 100 आदमी लाइन में लगे हुए हैं। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए, कोई भी बात हो गई, तो वहाँ उस्ताद डंडा लिए तैयार खड़ा है, फिर वो वहाँ उनकी परेड होती है, फिर वो डंडे से शुरू होती है। तो 8 बजे परेड शुरू हो जाती है, जैसे 8 से लेके 12 बजे तक वही आप अपने अलग अलग पीरियड होते हैं। जैसे ड्रिल का पीरियड हो गया, ड्रिल का मतलब होता है अनुशासन, समझ लो अनुशासन के लिए ही ड्रिल करवाते हैं। और फिर वेपन्स की जो ट्रेनिंग होगी तो ये चलता है 10 साढ़े 10 बजे से एक टी ब्रेक होता है 20 मिनट का, और उसके बाद फिर वो 12-1 बजे तक वो चलता। फिर 12-1 साढ़े 12 या 1 बजे के आसपास आपकी परेड ख़त्म हुई, जो भी परेड में सामान जा रहा था वो सब उठा के लेके आओ, आप वापस कोत में जाओ, हथियार जमा करवाओ, उसी दौरान आपने खाना खाना। 2 बजे फिर सीएचएम सीटी लगा देगा, खाना खा के किसी को मिला नहीं मिला, खाना भागते भागते खाना खाएंगे, और 2 बजे आके रोल कॉल दोपहर में बैठाता। फिर वहाँ भी एक आधा तो उस्ताद ऐसा होता था, जितने नए जवान सब पेट के ऊपर पैर लगा लो, बारीक के सब लंबे थे, सब ऊपर पैर लगाओ, मतलब जो खाना खा के आया था उसको नीचे गिरवा देते थे। वहाँ चक्कर लगा के आओ, कोई ऐसा जाओ अभी बक्सा सिर पे उठा के लेके आओ, अभी इस बक्से से राउंड लो। उनका मकसद होता जितना टफ, जितना परेशान किया जाए उतना ज़्यादा परेशान करो, ताकि अंदरूनी जो शक्ति है, जो ताकत मैन जो करना चाह रहे वो उभर के आए। आजकल फौज में ऐसा नहीं होता, आजकल तो नहीं कर सकते आप, किसी को हाथ नहीं लगा सकते, किसी भी जवान को। तो बहुत फ़र्क है हमारी ट्रेनिंग हमने जो की थी और आज जो हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 1 साल की ट्रेनिंग में इतना तोड़ देते हैं आदमी को कि नहीं, ऐसे नहीं, कैसे तोड़ना नहीं बोल सकते उसको हम, फौज की भाषा मजबूत बनाते हैं, प्रयास करते हैं उसको मजबूत करने के लिए। अब वो इतना मजबूत हो जाए, कल भी अगर लड़ाई में जाना पड़ जाए, तो क्यों लड़ाई तो कोई बता के तो होती नहीं, और ना ही परिस्थितियाँ सेम होती है कि भाई इधर आप खड़े हो, इधर मैं खड़ा हूँ और चलो लड़ेंगे, ये तो होती नहीं। लड़ाई तो हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, लड़ाई पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जो भी हो, वो आसान नहीं है जी। पहाड़ी एरिया, घाटी, नदी, नाले, जंगल ये हैं, तो उनमें बारिश भी आएगी, उनमें आंधी भी आएगी, गोलियां भी चलेंगी। मतलब उन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको इतना वो किया जाता ताकि आप उस समय को देख के आप डरो नहीं, आपके मन में ये नहीं, आप उसके लिए ऑलरेडी मोटिवेट करके भेज देते हैं। साम दाम दंड भेद जो आए, हाँ, उसके उससे लिए लड़ने के लिए तैयार हो, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम होता है, और कुछ नहीं। ट्रेनिंग का मतलब उसको ऐसे नहीं बोल सकते हम इतना परेशान करते या रगड़ा देते, नहीं, वो टफ बनाते हैं उसको परिस्थितियों को देखते हुए। बट आप पहलवान रहे, हाँ जी, और हमने एक चीज तो बहुत सुनी है कि पहलवान जो होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और साथ ही साथ खुराफाती भी होते हैं। बिल्कुल। अपने टाइम पे आपने खुराफाती तो जरूर करी होगी ट्रेनिंग में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना करी की हमने काफी खुराफाती की ट्रेनिंग में। देखो करते हैं, काफी हर टाइप का बंदा होता है, पर ट्रेनिंग फौज के अंदर क्या होता है, कुछ तो हम जान पूछ के कर देते थे, उसका रीजन था। अगर फौज के अंदर अगर मैंने कुछ शरारत की तो सजा मेरे को नहीं मिलेगी। अगर मेरी प्लाटून के अंदर 50 बंदे हैं तो 50 को सजा मिलेगी। ये फौज का सबसे खास रूल था।
आगे ये नहीं आपने कुछ हाँ। शैतानी कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको सजा मिली, नहीं, 50 के 50 को पूरी सजा पलटन मिली, को। पूरी पलटन। उसका भी एक कारण था, सबको सजा देने के लिए, ताकि कल न कोई दूसरा ना करे। सही बात है। ठीक है, एक दूसरे को देख के जो समझाने का प्रयास करते थे, तो उसमें कई बार सजा भी मिलती थी। काफ़ी पिट्ठू बोलते थे फौज में पहले, आजकल तो शायद पता नहीं, होते नहीं, पिट्ठू भी लगते थे। और पिट्ठू लगा के उसके अंदर 28-28 केजी वेट भर दिया करते थे पीछे। अच्छा। और दोपहर में जैसे ही परेड ऑफ हुई, परेड ऑफ होने के बाद ग्राउंड में हॉकी ग्राउंड होता था, दोपहर में जेठ का महीने में 1:30 बजे खाना खा के आ जा भाई पिट्ठू लगा के, और वो लगा के पिट्ठू 28 केजी वजन और अपने खड़ा कर देते थे। वहाँ राउंड लगा भाई, 1 घंटा एक उस्ताद डंडा लेके ड्यूटी लग जाती थी। चलो भाई, और उससे भी अगर ये लगे उन उस्तादों का भाई साहब, तो ये तो इस पिट्ठू को मान ही रहा है कुछ 28 किलो, फिर बक्सा रखवा देते थे सर पे। फौज में जो बक्सा होता था हमारा, वो बक्से में हमारा अपना सामान होता था, जो भी लत्ते कपड़े कंबल घी गया, और बक्सा उठा लो, बक्सा उठा के सर पे फिर करवाते थे। तो उसमें भी काफ़ी हार्ड, हम तो यही मानते थे अब स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हमारे को, हमने सजा के तौर पर कभी नहीं लिए। रगड़ा लगता था बट वो सजा के रूप में नहीं कभी भी लिया, हमेशा ही उसको हमारे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग का पार्ट समझ के हमेशा उसको, हिस्सा ही होता है वैसे एक्चुअल में, वो जज्बा ही होता है इंसान का। वो माइंड जो है इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो भी कर रहे हैं ट्रेनिंग का पार्ट है। और जब हम मैदान जंग में जाएंगे, यानी जब भी कहीं भी पोस्टिंग होगी, तो उसमें यही चीज काम आएगी। कोई और चीज काम नहीं आएगी। जितने आप स्ट्रांग रहोगे उतने आपको बेनिफिट होगा। कहीं भी आप चढ़ने में, उतरने में, कूदने में, छुपने में, हर एक चीज में आप सक्षम हो जाओगे। बट कोई ऐसी याद है जो आपने कुछ ऐसा पंगा किया हो या कुछ करा हो जिसकी वजह से बहुत ही भयंकर रगड़ा लगा उस दिन? नहीं, पंगा तो हम कर देते थे। पंगा तो हम एक आधा, किसी पार्टनर भी, हर एक टाइप के बंदे थे, थोड़े कमजोर भी होते थे ट्रेनिंग में, और वही ठीक ठाक भी होते थे। वो एक आधा चटक नहीं हो जाता, चटक होता फौज में एक आधा, वो एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करता है अपने आप को। तो हम और तो कुछ नहीं, चटकी मार सकते, मगर तेरी ऐसी करवाएंगे। फिर हम शैतानी ये करते थे, अभी तभी ये ऋण आएगा, रगड़ा तो इकट्ठा सभी को मिला तभी मिलेगा ना, तब हम शैतानी करेंगे, इसको छोड़ तो सकते नहीं, क्यों फौज का ये रूल है, एक बंदा शरारत करेगा सजा सबको मिलेगी। फिर ऐसे कर देते थे हम कई बार, तो बहुत ज्यादा खाना खा के आए, जैसे खाना खाते हमने कुछ भी कर दिया, जैसे लाइन लग के खाना मिलता था, तो हम लाइन तोड़ने की हमारी बहुत ज्यादा आदत थी, क्यों हम जाते कई 50 आदमी की लाइन मिलती, वहाँ पे खाना खाएंगे 3 बजे, 3 बजे CHM सीटी मार देगा, और फिर वो खाना नहीं मिलेगा हमारे, हम बीचों भाग जाते, पहले आगे चले जाते, आगे जाते एक दूसरा रंगरूप तो थे ही सब, अरे ये आगे कैसे लग गया, वो आगे कैसे लगे, एक आधा शिकायत कर था, हम तो चाह थे शिकायत कर, शिकायत करते फिर अपने वैसे खा के खाना बोला तुम तुरंत आ जाओ, सीटी मारा जी, सीटी मारते को झांकी के अंदर से कूद रहा, को बाहर से कूद रहा, और चलो ग्राउंड में, फिर वहाँ राउंड लगाते, फिर किसी के ऊपर पैर नीचे पैर, फंट रूल, 1-1 घंटा तक ग्राउंड में लगातार फंट रूल, जो पीछे रह जाते उसका उस्ताद मार डंडे, सबको 1-2 घंटा जितना भी खाया पिया था पूरा निकलवा दिया करते थे। तो ये इस टाइप की हरकतें चलती रहती थी फौज में, क्यों काफ़ी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है फौज। फौज की सबसे मेन खासियत ये है, उसमें ऐसे बोलते हैं फौज में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ भी हो, वो सब बराबर होते हैं फौज में। तो ऐसे हो जाती थी कई बार बातें। तो सूबेदार साहब, आप NSG ज्वाइन करने से पहले 7 साल अलग अलग जगह पोस्टिंग में रहे, वो पोस्टिंग कहाँ थी, और जब पहली यूनिट में आए तो आपका क्या रोल था और आप कहाँ पे पोस्ट हुए थे, सबसे पहली जो आपकी पोस्टिंग थी? ओके, सबसे पहले तो मैं भर्ती हुआ था जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली। ओके, वहाँ 1 साल की जैसे बताया हमने ट्रेनिंग निकाली। ट्रेनिंग निकालने के बाद हमने पहलवानी में सेंटर टीम में था, वहाँ पहलवानी कुश्ती टीम में रहे हम, 3 साल रहे हम करीब कुश्ती टीम में। तो उसके बाद मैं मेरी यूनिट में चला गया, 14 जाट रेजिमेंट मेरी यूनिट थी। तो शायद 95 में मैं अपनी पलटन में गया था, वो दिल्ली में मेरी पलटन पोस्टेड थी, 95 में लास्ट सेम शायद लाल किले में और राष्ट्रपति भवन में। तो मैंने वहाँ भी गेम ही किया पलटन में जाके। फिर हमारी यूनिट चली गई जी कपवाड़ा। करीब 96 में हमारी यूनिट कपवाड़ा चली गई। सो आप 92 में आप सिपाही लगे
एक और साल हमने ट्रेनिंग एक साल आपने ट्रेनिंग करी 93 94 4 और 5 हम्म सेंटर टीम में रहे हम बरेली। सेंटर टीम में रहे आप बरेली। हाँ, रेसलिंग आपने के जो गेम ही टीम खेला थी, उस गेम टाइम पे। किया हमने उस टाइम, और कुछ नहीं किया। मेडल वगैरह कुछ आया उस टाइम मेडल पे? मेरा सर्विसेज बोलते हैं, तीनों सेनाएं होती जी। हैं, नेवी, जी। एयरफोर्स और आर्मी, सर्विसेज बोलते हैं उसको। इन तीनों सेनाओं में मेरा सिल्वर मेडल है वाह। रेसलिंग में, और उसी वजह से मेरे को प्रमोशन भी मिला। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा कुश्तिया सफ़र, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो लोगों अगर सपना होता मैं सर्विसेज जाऊं, जाने के लिए सपना होता है कि सर्विसेज में तीनों सेनाएं आ जाती हैं। तो सर तीनों सेना में जो टॉप प्लेयर है वही सर्विसेज में जाते हैं। राइट। जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो टॉप प्लेयर होगा वही सर्विसेज के लिए जाएगा। क्यों? एक ही बंदा जाना आर्मी से, एक ही नेवी से आना, एक ही एयरफोर्स से आना, तो 3 बंदे जाएंगे वहाँ। वो टॉप ही होंगे तभी वह जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। सही बात है। और वहाँ फिर उनकी आपस में फाइट होती है। तो उनमें मेरा सिल्वर मेडल था। मैं कहूँगा मैं सिर्फ सूबेदार साहब के साथ नहीं बैठा, आज मैं बैठा हूँ एक एथलीट के साथ जो कि सर्विसेज में भी सिल्वर मेडल लेके आए हैं। सर्विसेज में सिल्वर मेडल था हमारा। तो वो भी बड़ा बढ़िया अभ्यास रहा, बड़ा बढ़िया समय रहा हमने पहलवानी की उस टाइम। हालांकि आज जो फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं फौज के अंदर ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। हमारे टाइम पर फौज में भी ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज तो फौज में भी जैसे आर्मी ने अलग से कैंप कर रखा है, अलग से कोच हायर कर रखे, विदेशी कोच लगा रखे हैं, डाइट अलग से मिलती है। हम तो अपने पैसे की तनख्वाह से ही डाइट खाते थे। हम तो, हमारे को अलग से कुछ नहीं मिलता था। हमारे जो तनख्वाह मिलती थी उसी में से हम डाइट खाते थे, और उसी में से हमें कुछ बचाना भी होता था ताकि घर पे भी देना है। आज ऐसा नहीं है। आज तनख्वाह आपकी सेफ है, आपको फैसिलिटीज बढ़िया मिल रही है, डाइट फौज फ्री दे रही है, रशिया तक के कोच आपको उपलब्ध करा रही है। आज समय बहुत बढ़िया है आज का प्लेयरों का। तो हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। आपके टाइम पे और क्या स्ट्रगल्स होते थे स्पोर्ट्समैन को, स्पेशली जो कि सर्विसेज में थे और सर्विस में होके प्रैक्टिस भी करते थे और बाकी काम भी करते थे? नहीं, बट ट्रेनिंग में तो ये काम ही होते हैं। बाकी तो ट्रेनिंग के बाद फौज में अगर आप गेम कर रहे हो, आप टीम में हो, तो आपको गेम ही करना है सुबह और शाम। ओके। और कोई काम नहीं करना। और कोई काम नहीं करना। और बाकी तो गेमों में तो ये राजनीतिक चलती है, सबसे ज़्यादा राजनीतिक गेम के अंदर होती है। वो गेम XYZ कोई भी हो, बहुत ज़्यादा। आर्मी में भी हर जगह सर, मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में आप कहीं भी जा लो, आर्मी ज़रूरी नहीं है। आर्मी में भी आप सेफ नहीं रहे। जो कोच होते हैं, जो टीम मैनेजर होते हैं, उनका अपना सिस्टम होता है, अपना फंडा। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप 19-20 होता है ना, 19-20 प्लेयर की साथ कुछ भी घटना हो सकती है। अगर आप 15-20 हो तो दुनिया देख रही है आपको, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आप 19-20 हो गए तो आपके साथ कुछ भी घटना। तो वहां पे भी फेवरेटिज्म होता है कि जो मेरा खास है मैं उसी को खिलाऊंगा, दूसरे को नहीं खिलाऊंगा। हमारे साथ, मेरे साथ खुद के साथ हुआ है ये चीज़ें, मेरे साथ भी हुई हैं। और मेरे साथ तो यूनिट लेवल से शुरू हुई थी, सर्विसेज तक चली है, हमने झेली हैं ये चीज़ें। क्या यही एक कारण था जिसकी वजह से आपने स्पोर्ट्स ना खेलते हुए आगे दूसरी जगह की पोस्टिंग्स में जाना पड़ा आपको? ये भी एक कारण हो सकता है, एक कारण हो सकता है ये भी। तो 96 में आप पोस्ट हुए कपवाड़ा में चले गए सर। हमारी पलटन कपवाड़ा चली गई थी, और कपवाड़ा उस टाइम काउंटर इंसर्जेंसी में था। तो वहाँ बहुत टफ रहा हमारे लिए। कपवाड़ा में क्या था, हम जाने के बाद तो वहाँ पर क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी में जो बटालियन है ना वो इकट्ठी नहीं रहती। ओके। अलग अलग कंपनी वाइज अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। जैसे शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मेरा ध्यान हो, हमारा जो बटालियन हेडक्वार्टर था वो कपवाड़ा लोलाब घाटी के अंदर कुली गांव था, एक जगह का नाम था कुली गांव। वहाँ पर हमारा बटालियन हेडक्वार्टर होता था। ओके। और हमारी, मैं जिस कंपनी में था उस टाइम अल्फा कंपनी थी। वो अल्फा कंपनी थी जो वरनाऊ एक जगह थी जी। बटालियन हेडक्वार्टर से करीब 10 किलोमीटर फॉरवर्ड की तरफ। तो वरनाऊ में थी अल्फा कंपनी, तो मैं अल्फा कंपनी में था। तो हमारे साथ क्या होता है, एक दो इंसिडेंट काफ़ी हुए हमारे साथ, पर एक मैं मुख्य घटना बताऊंगा आपको जो मैन हमारे साथ जी हुई। बारिश शायद जुलाई अगस्त का मौसम था,
चौमासे बोल सकते हैं, बारिश का मौसम था। उसमें क्या था, वहाँ पे हम जिन घरों में रह रहे थे ना जी, वो को परमानेंट लोकेशन नहीं था फौज के लिए, ओके, टेम्परेरी लोकेशन दिया जाता। टेम्परेरी लोकेशन बोले तो कोई ऊंची सी पहाड़ी लगा लो, टेकड़ी लगा लो, प्लेन चबूतरा लगा लो, उसके ऊपर घर होते थे एक दो, वो खाली रहते थे, या वही सरकार की जगह होती थी, या जो भी हमारे को इतनी नॉलेज या वो है, घर जो उजड़ गए, या वो घर वो भी हो सकते हैं जो उजड़ गए, बिल्कुल उन घरों में दे दिए जाते थे फौज को। तो वह घर भी क्या होता था, काट के होते थे, ओके, पत्थर के नहीं होते थे। ऊपर उनके टीन होती थी, ओके, ऊपर टीन लगा दी, और 4-4 5-5 फीट प्लेन लकड़ी के, लकड़ी चीर के प्लेन फट्टे से बना के वो लगा दिए। इस टाइप के घर होते थे। तो उन घरों में हम रह रहे थे। तो क्या था, एक दिन हमारे ऊंची सी पहाड़ी भी नहीं बोल सकते हम, बट रोड से करीब हम थे 50 फीट ऊपर एक प्लेन खेत था, उसमें 3-4 मकान बने हुए थे, अलग अलग थे। एक मकान आगे आ गया, एक पीछे आ गया, एक साइड में आ गया, ऐसे 3 मकान थे। उनमें हम रह रहे थे, अलग अलग प्लाटून वाइज थे। ओके, तो उनमें रह रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन हमारा राशन आ गया, बटालियन हेडक्वार्टर से राशन की गाड़ी आई हमारे लिए, कंपनी की। ठीक है। तो राशन की गाड़ी आई तो एक कंपनी कमांडर था हमारा सरदार जी, तो उन्हें सोचा और सलाह भी दे दी। 1-2 जेसीओ साहिबान थे हमारे, उन्होंने बोला सर ऐसा करते, मौसम ख़राब है। उस टाइम क्या होता था हमारे साथ, गवर्नमेंट ने सरेंडर उग्रवादी होते थे जी, जो गवर्नमेंट के सरेंडर कर देते थे जी। और उनके साथ काम करते थे। तो वो मिले हुए थे हमारे को 1-2 काम करने के लिए साथ में, ताकि उनको उस एरिया की पता होता था कहाँ मिलिटेंट रहते हैं, कहाँ हेड आउट होते हैं, कहाँ से रास्ता जाता है, कहाँ से आता है। तो वो हमारे साथ काम करते थे। तो हमारे कंपनी कमांडर साहब ने क्या किया, उस सरेंडर मिलिटेंट को भेज दिया गाँव में, बिल्कुल नज़दीक था गाँव हमारे। अभी गाँव से 10-20 बंदे ले आओ आप, और उनको बोलो ये राशन की गाड़ी है, राशन चढ़वा दो, वो राशन ऊपर रख जाएंगे। तो वो गया तो गाँव वालों ने उसको पीट दिया कि तू आतंकवादी है। हाँ, नहीं हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। तो उस टाइम गांव क्या होता था, आतंकवादियों की सपोर्ट में होते थे, फौज की सपोर्ट में नहीं होते थे, ओके, आतंकवादियों के सपोर्ट में होते थे। और जो सरकार की तरफ हो जाता था या फौज की तरफ हो जाता था, वो उनके एंटी हो जाता था, वो उनके एंटी रहता था, वो फौज के लिए काम करता था। तो वो गया तो गांव वालों ने इकट्ठा हो गए, सब ने उसको पीट दिया। ओके, तो हम नहीं जाएंगे तेरे साथ, भाग जा तू। तो उसने आके बताई हमारे को, तो कंपनी कमांडर साहब को बताई। तो कंपनी कमांडर साहब थोड़ा मतलब एग्रेसिव थे वो। तो उन्होंने क्या किया, 10-15 बंदे तैयार किए, और एक हाथ में हथियार, एक हाथ में डंडा, जाओ तुम लेके आओ गाँव वालों को, 15-20 जितने भी मिल जाए सबको ले आओ। तो उन्होंने क्या किया, 10-15 बंदे गए हमारे, तो वो लेके आए 10-15 बंदों को। तो लेके आए तो उनमें एक आधा चटक हो जाता है नौकरी बना, नंबर बनाने के लिए। उन्होंने 2-4 को डंडा मार दिया गाँव वालों को। तो डंडा मार दिया तो क्या हुआ, किसी एक आदमी को वो डंडा लगा यहाँ कान के ऊपर, और कान में खून आ गया उसके। तो खून आ गए तो वो राशन तो चढ़ा के नहीं गए। तो उन्होंने क्या किया, पूरे गांव ने प्लानिंग कर ली, और पूरे गांव ने प्लानिंग कर ली। तो उस आदमी को चारपाई पर डाल के और कैंप के पास आ गए, जो मुखबर था आपका उसको? हाँ, नहीं, जो गांव वाले हमारे लेने के लिए हम वो गांव वालों को गए थे। हाँ। अगर चलो हमारा राशन चढ़ा दो, तो गांव वालों ने जैसे मना किया तो हमने अच्छा, डंडे लगाए उनको। जिसके डंडा लग गया उसको चारपाई में ले आए, उसको आपके पास? चारपाई में लेके आए। किस लिए? और कैंप मतलब वोटिंग करने के लिए, दबाने, प्रेशर बनाने के लिए कि आपने हमारे बंदे को मार दिया। हाँ। तो फिर वो नारे लगाने लगे, भारतीय सेना मुर्दाबाद, पाकिस्तान जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, पेट में बच्चा ले आएंगे, बड़े नारे थे इस टाइम उनके। वो नारे नूरे लगाने लगे, वहाँ बड़ी समस्या हुई। फिर वह भगाए वहाँ से, भगाए तो वह चले गए, फायरिंग फूरिंग भी हुई, जो भी वो चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, उग्रवाद उस टाइम बहुत ज़्यादा था और वो फुल सपोर्ट में थे उग्रवादी। तो उनकी कोई मीटिंग होती है, एक आपका मुखबर था तो पूरा का पूरा गांव उनका साथी था, पाकिस्तान का। पाकिस्तान उनका उग्रवादियों का सपोर्ट में होता था, पूरा गांव सपोर्ट करता था। तो उन्होंने उग्रवादियों की गांव वालों की कोई मीटिंग हुई चुपचाप। अच्छा। तो उसी दिन तो मीटिंग हुई, तो हमारे को कुछ पता नहीं।
तो हम जैसे ही रात को अपनी ड्यूटी पे खड़े हो गए, सब अपने मोर्चों में खड़े थे भाई, जैसे ड्यूटी पे, तो टाइम रहा होगा करीब करीब, पहले समाचार आते रेडियो होता थे, तो रेडियो में हम समाचार सुनते थे, 9:45 खबर आया आती थी। तो आप अपनी लाइन में लेटे हुए थे सब और खबर सुने, ड्यूटी वाले ड्यूटी पर खड़े थे। तब ऑटोमेटिक करीब करीब 9:45 के आसपास हमारी कंपनी को चारों तरफ से उग्रवादियों ने घेर लिया, और इस बात का किसी को कुछ भी पता नहीं। मुखबरी हो गई, अंदर ही अंदर मुखबरी हो गई अंदर। हाँ भाई, ये तो परेशान करेंगे गांव वालों को, और इनको यहाँ से रगड़ दो और खाली करवा दो इसको। तो इतने उग्रवादी आ गए होंगे रात को, करीब करीब 50 के आसपास मान के चलो। इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी? हाँ, वो तो ऑलरेडी थे वहाँ पे। इन्फिल्ट्रेशन तो पहले वो तो परमानेंट होती थी, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो इतने उग्रवादी तो थे वहाँ पे। तो ये लगा लो वो इकट्ठा होके आ गए रात को, और हमारे चारों तरफ हो गए ना। 9:45 इतना फायर आता है हमारे ऊपर, इतना फायर आता है, जो हमारे मोर्चों में भी खड़े थे ना बंदे, उनकी भी पार नहीं पड़ी। उन LMG जो भी उनकी MMG उनके पास थी, उन्होंने एक बेल्ट तो फायर कर दिया, फिर वो अपने नीचे ही बैठ गए मोर्चों में। और जितनी भी हम सो रहे थे ना, जो घर थे वो टीन के थे ऑलरेडी, और फट्टे लगा रखे थे। उन फट्टों में, टीन में इतनी गोली चल रही ऊपर, अगर कुछ भी टंग रहा है ना ऊपर, जैसे क्या होता था, अंडे आए हैं भाई, 5 ट्रे अंडे ले आए, तो थैली में डाल के हम खुट्टी के टांग दिया थे। वो अंडे में लगे गोली, वो अंडे ऐसे चले, और हम ऐसे लेट रहे, और हथियार हमारे साथ में, और हम ऐसे देख रहे, हथियार नहीं उठा सकते, क्यों? हम फट्टे लग रहे थे जिस बारे में हम सो रहे थे, ऊपर टीन थी। अगर उठे तो 3 फीट के फट्टे थे, अगर उठे तो सीधे डायरेक्ट गोली आएगी। तो उस दौरान क्या था, मेरे भी एक, उन्होंने ग्रेनेड भी फायर किए, मोटर थी उनके पास, लॉन्चर थी, उन्होंने ग्रेनेड भी फायर किया। तो उस टाइम है ना, ग्रेनेड का एक टूक फटा और मेरे यहाँ लगा चेस्ट में, अभी भी निशान है यहाँ पे, चेस्ट के थोड़ा नीचे, यहाँ घुस गया। तो उस टाइम तो हमारे को कुछ पता नहीं लगा। 10-15 मिनट फायर होने के बाद वो रुका तो फिर हम सब नीचे गए, आप अपने हथियार उठा के। मेरे पास एक 2 इंच मोटर बोलते हैं फौज में। वो क्या होता है? एक इतनी बड़ी एक मोटर होती है, ओके, तकरीबन 2.5 फीट की होती है, उसमें बम फायर होते हैं। ओके, हाँ, उसमें हमें बम फायर करते हैं, उससे हम चांदना भी कर सकते हैं, पैरा भी फायर होता है ताकि वो खुल जाए, आसाम ऊपर खुलते ही सब कुछ दिखाई दे, और उससे हम धुआं भी फायर कर सकते हैं, और उससे हम वैसे भी फायर कर सकते हैं, मिनी ग्रेनेड लॉन्चर टाइप। हाँ, इस टाइप का 2 इंच मोटर बोलते हैं उसको। तो मेरे पास वो थी, मैंने वहाँ जाके हम सब आप अपनी पोजीशन लेके मोर्चों में बढ़ के, हमने भी फिर ये लगा लो आधा घंटे तक इतना फायर किया, दिन निकाल दिया वहाँ, और बहुत ज़्यादा फायर किया। वो सब भाग भूग गए फिर वहाँ से। तो मेरा वो लग रहा था, मुझे पता नहीं लगा, जैसे हम मोर्चे में बैठे थे, फायर कर रहा था मैं मोटर से, फायर करके हमने कम से कम आधा घंटा फायर किया होगा सब ने चारों तरफ से। फिर कंपनी कमांडर साहब का आदेश आ गई, फायर रोक दो। तो हमने फायर रोक के, जैसे ही मैं उठा तो मेरे को पता नहीं लगा, तब तक मेरे लग रही है। मैं उठा तो उठते समय मेरा खिंचाव है महसूस हुआ, मगर मेरा दर्द हो रहा कहीं। मैंने ऐसे हाथ लगाया तो मेरी शर्ट देखा, खून से लथपथ हो रही। मैं बोला यार मेरे तो गोली लगी। तो कंपनी कमांडर साहब ने, उन्होंने देखा, हाँ भाई चोट तो लगी। उस टाइम हमारे 3 बंदों का लगी थी, एक बंदा और था, धन सिंह था मेरा साथी, राजस्थान से वो, और एक बंदा तो था, शायद नाम कन्फर्म नहीं हुआ। हमारे तीनों का चोट लगी थी। तो उन्होंने फर्स्ट एड होता है हमारे पास, मतलब एक कंपनी लेवल पर छोटा मोटा फर्स्ट एड जो भी कर सकते हैं। एक मोरफिया इंजेक्शन बोलते हैं फौज में, एक इंजेक्शन पेन के लिए, हाँ, वो लगाया गया हमारे को। फिर कंपनी कमांडर ने डायरेक्ट CO को इन्फॉर्म कर दिया बटालियन हेडक्वार्टर में, अब ऐसे ऐसे घटना घटी और 3 बंदे इंजर्ड हो गए। तो CO साहब बोले ठीक है, मैं भी मैन पावर भेज रहा हूँ ऐसे। तो बोला ठीक है, मैन पावर भेज दो। तो कंपनी कमांडर साहब ने हमारे को बताया, अब भाई अब ये भी रीइंफोर्समेंट आ रही है अपने पास, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे से बोला अभी बुला लेते हैं, ज़्यादा तकलीफ होगी। फिर हमने मना किया कंपनी कमांडर साहब, मगर सर ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है अगर अभी रात को 1 बज रहा है, अगर हमारी रीइंफोर्समेंट आए, कहीं रास्ते में रोड तो है नहीं, नदी नाले पुलिया हैं, किसी पुलिया के पास RDS लगा रखा है उन्होंने, ID लगा रखी है, उड़ा दे गाड़ी को, उठ जाए
और ज़्यादा नुकसान हो जाए। हम सुबह देखते हैं, अभी हम नॉर्मल है, इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दूध लगा दी, अभी सुबह तक ऐसा कुछ भी नहीं। सुबह देखेंगे तो वही होया। जैसे ही दिन निकला तो क्या करते हैं, एक आरओपी निकलती है हमारी। आरओपी क्या होता है? आरओपी बोलते हैं, रोड ओपनिंग पार्टी। ओके। वो निकलती है तो वो रोड पे जाके सर्च करती है, अब रोड जाने के लिए क्लियर है या नहीं है। तो रोड जैसे पुलिया, नदी, नाले, कोई भी उसको माइन डिटेक्टर वगैरह होते हैं उनके पास, ये वो चेक करते हैं। कुछ होगा तो वो माइन डिटेक्टर बोलेगा। तो होया क्या, ऐसे ही जो आरोपी निकले उन्होंने रास्ते में एक दो पुलिया है वो सर्च की, तो पुलिया के नीचे बहुत ज़्यादा RDX लगा रखा है उन्होंने। रात को अगर कंपनी आ जाती तो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाती, गाड़ी की गाड़ी उड़ जाती, क्या पता क्या नुकसान हो जाता। तो वो सबकी सूझबूझ थी, CO साहब की भी, कंपनी कमांडर साहब की भी, और हमने भी उनका साथ दिया इसमें। मना किया हमने भी, इंजरी के बाद भी हमने भी बोला उनको, मगर सर ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद सुबह करो तो बेटर रहेगा। कितना बड़ा वुंड था जो आपने ऑब्जर्व किया? सर आप ये लगा लो 1 इंच का कम से कम यहाँ से फट रहा था। और ग्रेनेड जैसे ही फटा ना, ग्रेनेड फटा तो ग्रेनेड का जो छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है, फ्रैगमेंट होते हैं, हाँ, तो वो एक टुकड़ा मेरे अंदर घुस गया यहाँ पे। तो फिर सुबह वो है तो घटना, सुबह फिर हमारे को ले जाएगा। फिर हम कुपवाड़ा में एक जगह है दुर्गमुल्ला, ओके, वहाँ सेक्शन हॉस्पिटल बोलते हैं उसको। हॉस्पिटल में फिर हम गए, हॉस्पिटल में एडमिट रखे, 4-5 दिन हम एडमिट रहे वहाँ पे। तो इस दौरान CO साहब, कंपनी कमांडर, ये वो सब हमारे पास आए। तो बोला वही मेजर हो तो इसको सर्जरी वर्जरी करके निकालो। तो फिर वो निकाला नहीं, बोला सर ये हार्ट के नज़दीक है, अगर सर्जरी होगी तो समस्या हो जाएगी, रिस्क बहुत भारी है, कुछ भी हो सकता है। तो बोले आप इसको छेड़ो मत, रहने दो, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कुछ भी। तो वो आज भी अंदर ही घूम रहा होगा वो कहीं ना कहीं, बट ठीक है, कहीं नुकसान नहीं है। तो कुपवाड़ा में उस टाइम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और भी कई बार हमारे साथ काउंटरिंग जो वहाँ होते थे, हादसे बहुत ज़्यादा हुए, और कई बार तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ा वहाँ पे। जैसे एक बार हम जा रहे थे, उग्रवादी हमारे सोर्स थे, वो कुछ न कुछ बताते ही रहते थे अक्सर, आज वहाँ एक ऐड आउट है और उसमें उग्रवादी होने की संभावना। तो वह वहाँ खबर देते CO को, और वहाँ कई बार ड्यू कमांडर से आदेश आ जाता था, भाई वहाँ वो सामने वाली पहाड़ी है, फलानी पहाड़ी है, उस पर सर्च करो जाके, उस पर संभावना है कुछ उग्रवादी वगैरह कुछ हेड आउट बना रहे हैं, उसके अंदर है। तो हम गए, तो वहाँ 72 घंटे का कम से कम भी लेके जाते थे हम। वो सब निकलते थे तो जैसे एक प्लाटून निकाल दी, तो एक प्लाटून कम से 15 से 20 आदमी ऑपरेशन में जाते थे। तो उनके साथ में होता था खाने के लिए तो कुछ भी नहीं होता था। फौज में शक्कर पारे बोलते हैं, पहले होते हैं शक्कर पारे, आज भी चलते हैं फौज में, यानी तो खस्ता पूरी और शक्कर पारे या छोटे थोड़े मोटे भोंगड़े, यही लेके जाते हैं जब ऑपरेशन लंबा चलता है तब। तो उसमें 72 घंटे का ऑपरेशन में हम गए हैं। तो कई बार मुठभेड़ भी हुई हैं, आमने सामने भी हुए हैं, और 1-2 कैजुअलिटी भी हमने उठानी पड़ी। वहाँ बहुत ज़्यादा कुपवाड़ा में तो उस टाइम बहुत ज़्यादा था। और एक बार तो क्या हुआ, हम पेट्रोलिंग में जा रहे थे जी, तो पेट्रोलिंग में जा रहे थे, तो शुरू की बात है जब हम गए थे कुपवाड़ा में, पेट्रोलिंग में जा रहे थे। तो जैसे 20 बंदे हैं जी, तो 20 बंदे हमने सेक्शन बांट लिया करते थे। जैसे 8 बंदे इस सेक्शन के हो गए, 5 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, ऐसे सेक्शन सबके पास मिलाप के लिए एक सेट दे दिया करते। मोटरोला सेट होते थे पहले, वायरलेस, हाँ वायरलेस बोलते हैं जिसको, मोटरोला सेट होते थे। वो हर 5-10 के बीच में एक होता था, ताकि मिलाप रहे, रात को जाए कहीं भी कुछ बात हो जाए, कोऑर्डिनेशन के लिए। तो एक बार क्या हुआ, हम जा रहे थे, फर्स्ट में गए थे, शायद 1 सप्ताह या 10 दिन हुए थे। तो एक गांव के साथ से हम जैसे ही निकलते ही क्या हुआ, हम थे पिछली सेक्शन में, 3 नंबर सेक्शन में। तो गलियों के बाहर से जा रहे थे हम, अंदर गांव के अंदर कभी नहीं जाते थे, क्योंकि गांव के अंदर जाने से ना कम्युनिकेशन टूट जाया करता था और गांव वालों को पता लग जाता था, अब फौजी हरकत करी, वो तुरंत मिलिटेंट को खबर दे देती। ओके। तो जैसे ही हम गए तो 1-2 मोड़ पड़ते थे रास्ते में, वहाँ हमारा मिलाप टूट गया। पीछे हम 5 बंदे रह गए,
5 मई के पास हमारे पास सेट था और हमने काफ़ी प्रयास किया, पकड़े उनको, दिखाई दे, पर ज़्यादा भागदौड़ इसलिए नहीं की। फिर 2 मिनट बाद जाते ही क्या हुआ, जैसे वो पार्टी गए उनका कांटेक्ट हो गया उग्रवादियों के साथ, ओपन फायर आमने सामने की। तो वो फायर चला कम से कम भी आधा घंटा फायर चला। अभी हम उनसे पीछे, हमारे को पता ही नहीं कहाँ है ये, फायर की आवाज़ आ रही, इवन उनके साथ भी नहीं जा सकते। अगर भाई हम चले गए पीछे से, उन्हें सोचे उग्रवादी हैं, पीछे से वो ठोक देंगे, वापस अपना ही बंदा खुद को मार देगा, अपना ही बंदा खुद को मार देगा। तो वो आधा घंटे तक वो फायर चला। वो फायर चलने के बाद जब शांत हुई, जब वापसी होने लगे, तब हमने प्रयास किया उनसे मेल मिलाप हो जाए हमारा। तब सेट के ऊपर उनसे हमारा मेल मिलाप हुआ है, भाई हमारा ऐसे ऐसे यहाँ से गए थे, यहाँ हमारा आपका मिलाप टूट गया था और आप कहाँ, हम या यहीं से आ जाओ, हमारे को साथ लेके चलो। तो इस टाइप की बातें आम होती थी वहाँ पर। तो काफ़ी टफ था वो एरिया, काउंटर इंसर्जेंसी कुपवाड़ा में जब थे ना, बहुत ज़्यादा उग्रवाद था उस टाइम। तो सुधर साहब कितने आदमी मारे होंगे आपने? नहीं, ये मैं नहीं, शायद ये बात तो कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि फौज है ना, फौज एक इंडिविजुअल नहीं होता सर, फौज में कुछ भी ना। अकेले को किसी को ऑपरेशन में भेजते, ना अकेले को किसी को अम्बुशों में भेजते, अकेले को किसी को कहीं भी टास्क नहीं देता। इन्फेंट्री में था मैं, तो इन्फेंट्री में तो खासकर हो सकता है एसएफ में कुछ इस टाइप की बातें होती हूँ, लेकिन फौज में इन्फेंट्री में तो शायद ट्रूप्स जाता है। ट्रूप्स में कम से कम एक सेक्शन होगी, नहीं तो एक प्लाटून होगी। ये एक प्लाटून में कई बार हो जाता है कॉन्टैक्ट, ऑपरेशन में जाते थे तो प्लाटून जाती थी ऑपरेशन में, तो एक आदमी जाता नहीं। राइट। 15 से 20 आदमी ऑपरेशन में जाएंगे, 10 से 20 आदमी ऑपरेशन में जाएंगे। तो जब कॉन्टैक्ट हो जाता है तब कोई ये नहीं देखता मैं मार रहा हूँ इसको, वहाँ तो कॉन्टैक्ट होते ही फायर होता है। तो कोई ये नहीं बता सकता कि किसने कितने आतंकवादी मारे? नहीं बोल सकता, ऐसे मेरा मानना है, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना किसी के पास भी समय नहीं होता। अगर ऐसे देख के ही मारेगा वो तो, बट मुश्किल है, बहुत कम संभावना होती है। क्यों, भौगोलिक परिस्थितियाँ इस टाइप की, वहाँ नदी नाले पहाड़, कोई भी आदमी ऐसे नहीं दिखता। और वहाँ जो भी आदमी, वहाँ जो गाइड चलता है या आगे जो भी चलता है, 24 घंटे चैम्बर में राउंड होता है उसके, बस उंगली ऐसे लेके चलता है, ऐसे चलता हो। किसकी गोली किसको लगी किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। जब एक बार फायर खुल गया ना, तब सब वहीं के वहीं डिप्लॉयमेंट हो जाते हैं पीछे वाले, और सब जिस दिशा से फायर आ रहा है उसी दिशा में फायर करने लग जाते हैं। तो उसमें बाद में जब फायर बंद हो जाता है, जब सर्च ऑपरेशन, कोऑर्डिनेट सर्च होता है, जब सर्च ऑपरेशन में पता लगता है हमारे को कितने उग्रवादी मरे, 1 मरे, 2 मरे या कुछ भी नहीं मरे। सवाल बदलता हूँ, अपनी सर्विस में काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में जब आप एक्टिवली वर्क कर रहे थे, तो उस टाइम पे कितनी बॉडीज रिकवर करी होंगी आपने? नहीं, उस टाइम पे कुपवाड़ा की बात करूं तो शायद 5 से 7 बंदे हमारी बटालियन के ही शहीद हो गए थे काउंटर इंसर्जेंसी में, कुपवाड़ा की बात करें। बट अगर हम टेरर की बात करें तो, टेरर की बात करें तो हमने कम से कम 25 से 30, कम से कम, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहा, 25 से 30 बंदे हमने ढेर किए। सुबेदार साहब, जब अपना आदमी जाता है, अपनी पलटन का आदमी जाता है, अपना भाई, अपना मित्र, अपना साथी जाता है एक आतंकवादी के हाथों, कैसा महसूस होता है उस टाइम पे? नहीं, महसूस की बोलें तो कल्पना नहीं कर सकते हम इस चीज़ की, कितना दुख होता है, कितना डिमोरल होता है, कुछ सब बहुत कुछ होता है, बट उसको हम बयान नहीं कर सकते और सामने किसी को दिखा नहीं सकते हम ये बातें। क्योंकि अगर हमने ऐसे सब ये बातें दिखा दी, फौज में शौक नहीं मनाया जाता कभी भी। अगर अपना भी कोई शहीद होगा कुछ है, शौक नहीं मनाते कभी भी, मोटिवेट करते हैं, उससे भी मोटिवेट होना पड़ता है। दुख होता है वो एक बात अलग है, अंदर अंदर दुख होता है, सबको पता होता है सब, पर उसको हम जाहिर नहीं कर सके। कमांडर जो होते हैं वो ट्रूप्स का मोटिवेट करते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है, उसी समय अगली कार्रवाई के लिए तैयार होना पड़ता है, शौक नहीं मनाया जाता फौज में कभी भी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना कोई खोया हो और उसके बाद उस पॉइंट पे, मैं उस शोक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा,
क्योंकि आपने कहा कि फौज में शौक नहीं मनाया जाता, क्या माइंडसेट होता है एक जवान का, एक ऑफिसर का, जब अपने किसी की शहादत हो जाती है, शहीद हो जाता है, नेक्स्ट प्लान क्या होता है? ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या होती है? ग्राउंड लेवल रियलिटी तो यही है, उसके अंदर जुनून एकदम इतना बढ़ जाता है, अगर हमारा साथी खोया, बदला कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए अपने प्राण क्यों नहीं गंवाने पड़े, बट बदला वो जुनून होता, वो आदमी सोता नहीं जब तक नेक्स्ट 2-4 कोई ऑपरेशन में नहीं जा लेता, 1-2 कोई मिलिटेंट नहीं मार लेता, तब तक उसके शांति नहीं होती। असली उसका जुनून तो उसी टाइम जागता है, आज मैंने अपना साथी खोया है, मैंने अपना भाई खोया है, तो उसका बदला ही उसका असली टारगेट होता है। तब तक 1-2 उग्रवादी नहीं मर जाते, वॉलंटियर रहते हैं तब तक हम, अगर मैं जाऊंगा इस ऑपरेशन में, कोई ऑपरेशन लॉन्च होता है, कोई कोऑर्डिनेशन सर्च होता है, मैं जाऊंगा, क्योंकि उस चीज़ अंदर से कहीं ना कहीं उसकी आत्मा हमारे को ये लगता है बदले के लिए बोलती है, ये नहीं बोलती, शौक नहीं मनाते कि भाई शांत हो जाओ, शौक नहीं, ये चीज़ नहीं, भाई कहीं ना कहीं से बदला लेना। हमें हमारा एक साथी खोया, हमने प्रयास करना, हम कम से कम 2-5 जितने भी हो सकें हम उसका बदला लेके, ताकि उसकी आत्मा को और हमारे को कम से कम ये थोड़ा सा महसूस हो कि हमने कुछ किया है। तो ये होता है, शहादत के लिए कभी भी शौक नहीं होता, बदला होता उसका। एक मारा तो हम प्रयास करते हैं, हमने कम से कम 4 से 5 बंदे हमने लुटाने हैं, तब हमारे कम से कम ये जाके मिलता, हाँ भैया अभी हम ठीक हैं, कुछ किया हमने फौज के लिए भी, अपने लिए भी, देश के लिए भी। एक सिपाही की प्रिपरेडनेस कैसी रहती है? आपने कहा कि हमेशा उंगली ट्रिगर पे रहती है जब आप फील्ड में होते हो, जब आप बाहर होते हो, पोस्टिंग पे होते हो, किस तरीके की प्रिपरेडनेस होती है? माइंडसेट अगर हम साइकोलॉजिकली समझें तो साइकोलॉजी क्या है उस टाइम पे उस सिपाही की माइंड में, जब वो फील्ड में निकला हुआ है, हाथ में हथियार है? नहीं, जब वो फील्ड में जब जाता है तो 24 घंटे वो यही सोच कर रहा है, उसका माइंड 24 घंटे केवल और केवल सामने होता है उग्रवादी, पीछे नहीं सोचता कुछ भी, पीछे तो उसका पूरी टीम चल रही है। और जब हमेशा चैम्बर के अंदर राउंड रहता है, 1 सेकंड का भी अगर उसने कहीं भी ये सोच लिया या दिमाग इधर उधर कर दिया, तो 1 सेकंड की गलती माफ़ी कुछ नहीं है फौज में, माफ़ी तो होती है नहीं, गलती तो होती है नहीं, दूसरा मौका नहीं मिलता फौज में। जो भी पहले गोली चला देगा वही है, दूसरा मौका तो मिलता ही नहीं। तो जब भी जाते हैं, जब भी निकलते हैं, तो यही जाते हैं, आज मैं कुछ न कुछ करके आऊँगा, आज 1-2 को मार के आऊँगा, ये लेके चलते हैं। और उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता, माइंड को हमेशा 24 घंटे इधर उधर, ये कहीं से थोड़ी सी भी आवाज़ कहीं से भी सुनाई देगी, वहीं ये समझ लो अगर आपकी उंगली चलनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन गया। और आपके पीछे पीछे कितने आप मैदान जंग में हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ट्रिगर सेट है, गोली चलेगी। क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया, स्पेशली कश्मीर जैसे टेरेन के अंदर जहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, आपको नहीं समझ में आता कि पेड़ है, फिर ढलान है, फिर चट्टान है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, उसमें कई कैजुअलिटी बच्चों की भी हुई। उस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है माइंड में? क्योंकि आपने भी खुद से भी सुना और देखा होगा ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप तो आर्म्ड हो, आप ट्रिगर पे हो, राइट? बिल्कुल। और ऐसी कैजुअलिटीज भी हो जाती है, तो ये नहीं माइंड में आता कि यार देख के समझ के फायर करना है या फिर रैपिड एक्शन में फायरिंग होती है? देखो क्या होता है, जैसे हम रात्रि को जाते हैं, तो रात्रि को तो जो भी काम होता है तकरीबन पहाड़ी में ही होता है, गांव में तो होता नहीं। ये जो काम होते हैं ना, ये दिन में कभी कभार एम्बुश लग रहा है या आमने सामने फायरिंग चल रही है, कांटेक्ट हो रहा है उग्रवादी के साथ, उस दौरान कुछ हादसा बोल सकते हैं इसको। कहीं से इधर उधर से सिविलियन निकला है, हमारा कांटेक्ट चल रहा है उग्रवादियों के साथ, आमने सामने हो रहे हैं, दिन में किसी मकान में उग्रवादी छुप रहे हैं और आमने सामने कांटेक्ट चल रहा है। और वैसे तो गांव में अनाउंसमेंट कर दिया जाता है भाई कोई भी नहीं आएगा, पर फिर भी कोई एक आधा बंदा इस टाइप का कुछ भी करके लगा लो, उस चीज़ का शिकार हो सकता है। बाकी ऐसी कोई भावना नहीं होती किसी की भी, किसी भी सैनिक की, या मैं किसी को भी, उनका अपना ये होता है अगर भाई एक भी गलती से अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो पहली बात तो उसका खुद का जो अंतरात्मा वो इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देगी यार तेरे साथ, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात फिर वहाँ है ना कश्मीर में उस टाइम क्या था,
और अभी भी जो ये बोलते हैं ह्यूमन राइट्स टाइप, इस टाइप की संस्थाएं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। वो कोर्ट कचहरी तारीख, आप पेंशन भी आ जाओगे उसके बाद भी आपको तारीखों पे जाना पड़ेगा। फौजी एक इंसान को नहीं मारता, एक उग्रवादी को उग्रवादी को मारता। फौजी का मेन टारगेट ये होता है, उसका मेन टारगेट होता है अपने देश के सैनिक को, अपने देश का किसी भी जवान को, वो आप उसकी रक्षा के लिए होता है। कोई भी हो सकता है, वो अपना देश का जो भी जवान होगा वो केवल फौजी उसकी रक्षा करेगा। सुबेदार साहब, आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी है जहां पे आतंकवादियों ने महिलाओं या बच्चों को एज बेट इस्तेमाल किया हो, एम्बुश के टाइम पे या फिर क्रॉस फायरिंग के टाइम पे, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि बच्चे आगे भेज दिए हों या फिर महिलाएं आगे भेज दी हो कि ये तो फौजी हैं, ये तो डिसिप्लिन्ड हैं, एथिक्स के साथ लड़ते हैं, क्योंकि वो लोग तो बिना सोचे समझे लड़ते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, मगर हमारी आर्मी तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, वो बहुत सोच समझ के देखती है चीजों को, समझती है, एनालाइज करके ही गोली चलाती है। बिल्कुल। तो ऐसे कभी सिचुएशन आई जहां पे बच्चे, महिलाएं या बुजुर्गों का इस्तेमाल किया हो? नहीं, कोई खास नहीं आई, पर फिर भी उनका मैन एम रहता है, टेररिस्ट का मैन एम रहता है, खुद को निकल जाओ, कहीं न कहीं सिविलियनों को फंसा दो इनके सामने, ताकि ये सिविलियनों के ऊपर कोई अत्याचार करें या कोई गोलीबारी करें या इस टाइप की कोई कार्रवाई करें, और आप वहाँ से बच के निकल जाओ और इन्फिल्ट्रेशन हो। और इन्फिल्ट्रेशन। बाकी भारतीय सेना इस टाइप की कोई भी कार्रवाई नहीं करती। दिन में तो खासकर जब आपके पास हथियार है, हथियार दिखाई दे रहा है, तभी कोई कार्रवाई करेगी, नहीं तो आप आदमी हो, आप लेडीज़ हो, कोई भी, किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास हथियार है तो फौज का काम है कार्रवाई करना, नहीं तो लेडीज़ औरतों की तो बात ही छोड़ो, आदमियों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है। ये कन्फर्म हो जाता आप टेररिस्ट हो, तभी फौज आपके लिए कार्रवाई करेगा, टेक करेगा, नहीं तो नहीं करेगी। सुधार साहब, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ कि जब एक सिपाही, एक ऑफिसर एम्बुश लगाता है, तो उस टाइम पे ओवरऑल उसकी बॉडी में, मतलब वो उसके क्या लोड आउट्स होते हैं, क्या वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से पिट्ठू में क्या क्या होता है, किस तरीके के वेपन्स कैरी करके चलने पड़ते हैं, सो दैट मेक श्योर किया जाए, क्योंकि आपने कहा 72 घंटे तक कंटिन्यूसली आप चल रहे हो, टेररिस्ट को ढूंढ रहे हो, मल्टीपल जगहों पे एम्बुश लगा रहे हो। नहीं, ऐसा होता है, देखो अम्बुश जो होता है ना, वो सिचुएशन के ऊपर आधारित होता है। वो सिचुएशन आपको दी जाएगी, भाई यहाँ से ये खबर है, कितने उग्रवादी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या आपको वो रास्ता कवर करना है, वो गैप कवर करना है वहाँ, तो सिचुएशन के अनुसार वेपन्स होते हैं आपके साथ। वेपन्स में आपके साथ LMG तो कन्फर्म है, लगा लो आप अम्बुश में जाओगे तो LMG आपके साथ होगी ही होगी। ओके, ठीक है, अगर आप 2 बंदे जा रहे हो तब भी आपके साथ LMG होगी, और AK-47 होगी। 2 बंदे जा रहे हैं, एक LMG एक AK-47, और दोनों के पास 2-2 4-4 ग्रेनेड होंगे। ये चीज़ें तो आपके पास कन्फर्म है। और अगर अम्बुश बड़ी पार्टी लगा रही है, बड़ी टीम लगा रही है, एक सेक्शन लगा रही है, प्लाटून लगा रही है, तो वो उस टाइप के हथियार आ जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली। भाई MMG भी हो सकती है, 2 इंच मोटर भी हो सकता है, AGL भी हो सकती है, वो सिचुएशन के ऊपर आधारित होते हैं अम्बुश में जो हथियार होते हैं। बट रही बात इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट में फौज में क्या है, आराम नहीं दिया जाता किसी को भी। अगर आप अम्बुश में जा रहे हैं तो आप आराम करने के लिए नहीं जा रहे, आप सोने के लिए नहीं जा रहे, आप कंबल नहीं लेके जा सकते। आप केवल और केवल आपके साथ एक वाटरप्रूफ होगा, ताकि आप जागते रहो, आप सो नहीं। अगर आपको गर्माश मिल गई, कंबल ओढ़ लिया, या आप स्लीपिंग बैग में घुस गए, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपको सर्दी नहीं लगेगी। आप गर्माश आते ही आप सो जाओगे, आप जगोगे नहीं। तो इसलिए फौज में केवल एक इतना ही दिया जाता है आपको। ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो आप उसको आपके सिर के ऊपर डायरेक्टली ना पड़ के बॉडी पे पड़े, ताकि आप जागते रहो, आप सिचुएशन को संभाल सको। अगर आपको ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, कुछ भी एक ही मिलेगा, खाली आप वाटरप्रूफ लेके जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना एक टोपा पहन सकते हो, कैप टोपा पहन सकते हो, उसके ऊपर आप वाटरप्रूफ ओढ़ के आप अपने हथियार के ऊपर अपनी जगह को देख के, और वहाँ आपको रहना पड़ेगा पोजीशन लेके। एज अ सिपाही, एक मिशन को ध्यान में रखते हुए, आप पर्सनली आपके क्या क्या इक्विपमेंट होते थे जो आप लेके चलते थे, मेक श्योर करते थे कि मुझे ये सब चीज़ें तो चाहिए ही अपने साथ, अपने पिट्ठू में, अपने वेपन्स के मामले में?
नहीं ऐसा होता है सर, जैसे हम ना इन्फेंट्री बटालियन में थे, तो इन्फेंट्री में ना एक छोटा जो सबसे छोटा जो ट्रूप्स होता है वो एक सेक्शन का होता है। ओके। एक सेक्शन मीन्स लगा लो 10 जवान, और 10 जवानों के जो हथियारों का जो सिस्टम होता है ना वो सब का डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके। 10 में जैसे आपको बोल दिया आप LMG-1, आप ये मेरे को बोल दिया आप LMG-2 हो, ये स्नाइपर है, ये AK-47 है, ये ग्रेनेड लॉन्चर लगा के रखेगा इसके ऊपर, ये 2 इंच मोटर लेके रखा, सबके हथियार आप अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। आपकी वेपन प्रोफाइल क्या थी? नहीं, हमारी तो वेपन प्रोफाइल समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार होती थी। कभी कभी लंबा चलना होता था, जैसे कि ऑपरेशन में जाना हमारे को 72 घंटे के लिए ऑपरेशन है, तो मेरे को ज़्यादातर क्या करते थे, लाइफ जैकेट लगा के LMG दे दिया करते, और 4-4 LMG की मैगजीन लगा दिया करते। क्यों भाई, इतने लंबे टाइम पे LMG को कौन खींच सकता है। LMG में ऑटोमेटिक 10-12 kg वजन होगा, और भाई 14-15 kg लाइफ जैकेट थी उसमें वजन होगा, और भाई 5-7 kg जैसे हम 4-5 मैगजीन लगा ली उनका वजन होगा, प्लस अपना छोटा मोटा पिट्ठू भी रखते थे, तो 30-35 किलो वजन हो जाता था। तो जहाँ भी लंबा चलना होता था, कोई भी बात होती थी, मेरे को ज़्यादातर LMG दे दी जाती, देख भाई पहलवान है और नया लड़का है, खींच ले जाएगा। और बाकी से तो इतना वजन चलेगा नहीं, क्योंकि लाइफ जैकेट लगाने के बाद LMG अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए ज़्यादातर जो चलना होता था, ऑपरेशन में जाना होता था। आजकल तो मॉडर्न केवलार्स वगैरह वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गई, बिल्कुल, और उस टाइम पे तो बहुत हैवी होती थी। LMG भी बहुत हल्की आ गई है, इनसास की जो LMG है वजन ही नहीं है। राइट। हमारे टाइम पे 7.62 mm की LMG होती थी, बहुत हैवी होती थी, वजन बहुत ज़्यादा होता था, और फिर उसके बुलेट स्टूड की राउंड बहुत ज़्यादा, मैगजीन में वजन होता था। इनसास की प्लास्टिक की मैगजीन होती है सर, प्लास्टिक की मैगजीन में क्या वजन होगा, और गोली भी हल्की आ गई अभी। उस टाइम हैवी गोली थी 7.62 mm की, और SLR 5.56 mm है, तो ये प्लास्टिक में है, तो इसमें और उसमें तो आधा तो वजन का फर्क होगा। आपका फेवरेट वेपन क्या था? नहीं, वैसे मेरा फेवरेट वेपन तो सर, मैं बटालियन में रहा तो मैं ARA कंपटीशन भी लड़ा मैंने। अच्छा, वो क्या होता है? फायरिंग का कंपटीशन बोलते हैं, फायरिंग कंपटीशन होता है ना बटालियन में, ब्रिगेड में, ड्यू में, कमांड, नेशनल लेवल पर होता है सर। तो मैंने वैसे राइफल का भी किया और कार्बन का भी किया, कार्बाइन, हाँ जी, और पिस्टल का भी किया। मैं बटालियन की तरफ से कंपटीशन खेलता था, पिस्टल का, कार्बन का, राइफल का। तो हमने ड्यू तक हमने फर्स्ट आए हैं हमारी बटालियन। तो ARA में पिस्टल का भी हमारा फायर बहुत बढ़िया था। उसके बाद हमने NSG की, तो NSG में पिस्टल के हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी। NSG में तो फेवरेट वेपन ही पिस्टल था। बट फिर उस समय पे जब आप कॉम्बैट सिचुएशन में थे, उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि सबसे रिलायबल, सबसे ज़्यादा परफेक्ट वेपन कौन सा था, जिसको आप सोचते थे कि यार ये वेपन हाथ में होगा तो मैं और ज़्यादा सेफ फील करूंगा? AK-47 सर, मेरे को जानना है, मतलब मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ, और 95% लोगों ने मुझे यही बोला कि AK-47 सबसे ज़्यादा रिलायबल हथियार है जी। ऐसा क्यों? फौज के पास जो आज अभी तो पता नहीं कुछ नया वेपन आ गया हमारे ध्यान नहीं, पर हमारे सामने जो भी वेपन थे फौज में, SLR थी और इनसास आ गई। इनसास राइफल पर तो भरोसा ही नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम हमें इनसास राइफल पर भरोसा नहीं था, कब जाके इसमें रोक पड़ जाए, कब जाके ये मिस फायर हो जाए, तो उस पर कोई भी आदमी भरोसा नहीं करता था। तो जो AK-47 थी, इसमें रोक बहुत कम पड़ती है, बहुत ही, वो बुरुस्ट मारती थी। 30-35 राउंड मैगजीन में आते हैं इसके, एक बार दबा दिया आपने, पूरा वो लड़ाई लड़ेगी। और इसका जो बुरुस्ट, किसी को भी राउंड लग गया वो बच्चा नहीं सर। और इनसास का जो राउंड जिसको लग गया, वो आप लगा लो 80% आदमी बचता है। 5.56 का जिसको लगे वो 80% आदमी बचेगा, और AK-47 का जिसको भी लगा वो मरेगा। 7.62 का राउंड। हाँ जी। और ये AK-47 एक छोटी होती थी, कैरी करने में आसान होती थी, ऑटोमेटिक थी, तो और एक्यूरेसी ज़्यादा थी, तो बढ़िया चीज़ थी। AK-47 बहुत ज़्यादा सब इसीलिए फेवरेट थी, ऑपरेशन के लिए खास कर। ये कभी ना चूकने वाला हथियार AK-47। बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं। सूबेदार साहब, कुपवाड़ा के बाद आप पहुंचे शिलोंग गए हम, नॉर्थ ईस्ट में, और हैं तो दोनों ही माउंटेनियस रीजन, पहाड़ी एरिया ही हैं, बट डेमोग्राफिकली और अगर हम टेरेन की बात करें
तो वहां पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक तरफ मौसम बहुत अलग है और दूसरी तरफ मौसम बिल्कुल ही अलग है। तो शिलोंग में जाके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े आपको? शिलोंग में जाते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे सामने यही आई सर, वहाँ जाके मेरे को ना पानी की प्रॉब्लम हो गई थी। पानी शूट नहीं आया मुझे, पानी की लाग हो गई थी, मतलब इस प्रकार हम देसी भाषा में बोले, पानी वहाँ का जो है वो सूट नहीं हुआ मुझे, थोड़ा तेलीय टाइप का पानी था तो वो सूट नहीं हुआ। तो बट क्या था, कुछ भी खाऊं पीऊं तो उल्टी हो जाती थी, दस्त हो जाते थे, इस टाइप से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। कम से कम भी 10-12 केजी तो वज़न कम हो गया था मेरा वहाँ पर शिलोंग। फिर उसी दौरान क्या होता है, मेरे को गए शायद 5-4 महीने हुए थे, तो मैं हवलदार था उस टाइम। तो हमारे यहाँ पे बटालियन के अंदर एक वैकेंसी आ जाती NSG की। तो वहां से आपने फॉर्म भरा? नहीं, फॉर्म कुछ नहीं भरा। अच्छा। फॉर्म नहीं भरते फौज में, कोई फॉर्म इन्फेंट्री में खासकर फॉर्म में नहीं भरे जाते। अच्छा। इन्फेंट्री में ऊपर से आती है आपकी पोस्टिंग, कोई भी बात होता है वो बटालियन हेडक्वार्टर से CO करेगा आपका जो भी कुछ करना, जो भी रेकमेंड हो जाएगा, आपका नाम आ गया। हाँ, तो आप तो वहाँ क्या था, एक NSG की पोस्टिंग आई। तो NSG की पोस्टिंग आई, NSG में क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है NSG में जाने के लिए। क्या क्राइटेरिया होता है? तो क्राइटेरिया जैसे एज फैक्टर होता है सबसे पहले तो। ओके। जैसे हवलदार हो गया तो हवलदार की एज चाहिए कम से कम भी 25 साल। ओके। तो उस टाइम इस रेंज में कोई भी हवलदार नहीं आ रहा था, और भाई फायरिंग भी बढ़िया हो, बॉडी भी बढ़िया हो, फिजिकल भी फिट हो, ये कुछ इस टाइप की क्राइटेरिया होता। तो उसमें मैं ही आ रहा था, एक बटालियन में एक हवलदार ऐसा था मैं जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठा था उस टाइम। तो मेरी पोस्टिंग मेरे को CO साहब ने भेज दिया, भाई आप NSG में जाओगे मानेसर। तब मैं NSG में आ गया। तो यहाँ पे भी आने के बाद हमारी 3 महीने की तो ट्रेनिंग होती है। कैसी ट्रेनिंग होती है? क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि NSG, आपने जो इनिशियल ट्रेनिंग करी और इनिशियल ट्रेनिंग करने के बाद आप एक्टिव रोल्स निभाने के बाद वापस ट्रेनिंग में जब आते हो तो इसमें तो रगड़ा और भी ज़्यादा गंदा होता है। बहुत ज़्यादा होता है NSG की, आप पूछो ही मत। NSG में जैसे एक मैं बताता हूँ अपनी घटना, हमारे साथ क्या है। जैसे ही मैं NSG में गया, वहाँ जाके कोई किसी से बात नहीं करता। जैसे ही मैं गया कंपनी में, मैंने बटालियन हेडक्वार्टर में जाके बक्सा रखा अपना, माउंट आर्डर दिया, भाई मैं पोस्टिंग आया हूँ यहाँ पे NSG में। माउंट आर्डर रख लिया, बोले बक्सा कहाँ है, मैं कहा वो रखा है सर। बोले बक्सा उठा, बक्सा सर पे उठाए, बोले 4 चक्कर लगा के आ। कोई बात ही नहीं कर रहा, आते ही किसी ने बात ही नहीं की। माउंट आर्डर मेरा रख लिया, ठीक है भाई, क्या नाम है, ये नाम, ठीक है, सामान कहाँ, वो रखा है सर, उठा सर पर रख और चल 4 राउंड लगा के आ, बोलो। तो इस टाइप के NSG तो बहुत टफ है सर, वो भी वो है बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी, बट ट्रेनिंग भी उतने ऊंचे स्किल की। ट्रेनिंग रगड़े का मतलब ही ये होता है, ट्रेनिंग की स्किल जो आपकी वो पूरा हाई लेवल पर लेके जाना। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आपको फील हुआ NSG की पोस्टिंग के टाइम पे और रेगुलर पोस्टिंग के टाइम पे? नहीं, रेगुलर पोस्टिंग में तो सर हम चलते रहते हैं। ऐसे NSG में जो पोस्टिंग आती है ना, तो NSG में जो पोस्टिंग आती है तो NSG की अपनी एक सोच होती है। अब भाई भारतीय जो सेना है ना, उससे अलग ओके एक SF लेवल की ये है सर, स्पेशल फोर्सेज में आप आए हो तो आप औरों से तो बेहतर हो, तभी तो आप इसमें आए हो। तो उसी लेवल का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसी लेवल का आपको रगड़ा दिया जाएगा, उसी लेवल का आपको फायरिंग की लीक करवाई जाएगी, उसी लेवल की आपकी साइकोलॉजिक टेस्ट भी होता है NSG में जाने के बाद सर। ऐसा नहीं है आपका कोई टेस्ट, NSG में जाओगे तो पहले आपका टेस्ट लेंगे। आप जो आए हो तो क्या हमारे लिए आप फिट हो, पहले आपका टेस्ट होगा, पूरा रिटन टेस्ट भी होगा, साइकोलॉजिकल भी होगा, फायरिंग का टेस्ट भी होगा, और वैसे भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा। NSG टेस्ट में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? NSG टेस्ट में बोले तो साइकोलॉजी का जो टेस्ट करते हैं ना, वो आपको ये चेक करता है साइकोलॉजी, आप कहीं डबल माइंड तो नहीं चल रहे हैं, कितना क्लियर है इंसान। टेस्ट का साइकोलॉजी का मतलब ही वो होता है आप इस चीज़ के लिए रेडी होके आए हो, डबल माइंड नहीं चल रहे आप, आपको यही काम करना तो यही करोगे, ये इसलिए साइकोलॉजी का। कोई सवाल याद है आपको जो पूछा गया हो आपसे? जैसे भाई मेरे से पूछा आपकी शादी हो रही है, हाँ जी हो रही है। बोले आप बच्चों को गांव में रखना चाहोगे या शहर में रखना चाहोगे?
तो और बच्चों को गांव में पढ़ाना चाहोगे शहर में पढ़ाना, इस टाइप के कुछ सवाल थे। सोचने का टाइम नहीं देते सोचने का टाइम, basically। कुछ भी पूछ सकते हो साइकोलॉजी में आपसे। ठीक है, फिर रिटन टेस्ट भी लेते हैं, वो फायरिंग भी करवाते हैं, वो फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं, उनका अपने सिस्टम में। आप अगर फिट बैठ रहे हो ठीक है, नहीं तो एक सप्ताह में आपका माउंट आर्डर बना के बैक आप वापस अपनी पलटन में जाओ भाई। 3 महीने में कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली आपसे रेगुलर बेसिस पे फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, यही चलता है। बिल्कुल यही चलता है सर। रूटीन कैसा होता है पूरे दिन का? रूटीन बहुत खतरनाक होता है पूरे दिन। जैसे वही सुबह 4 बजे तो उठना है, उठना आप इस चीज को भूल जाओ। ठीक है। उठ के वही पेड़ पौधों में पानी डालना, झाड़ू पोछा करना। अगर कोई भी, जैसे सुबह क्या है 4 बजे सीटी मारते थे, भाई खड़े हो जाओ। सीटी मारने के 5 मिनट बाद उस्ताद लाइन में आ जाता था। कोई डंडा ले रहा है, कोई रस्सी ले रहा है, ये सब यहाँ पे भी। हाँ, कोई भी आपको अगर लाइन में एक भी बंदा 4 पाई पे मिल गया, सूड़ तार दिया करते थे। बहुत ज़्यादा मारते थे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग थी। और दौड़ सुबह सुबह पीटी में तो 10-10, 15-15 किलोमीटर की दौड़, कोणी अगर तना ऐसे चलाना, रोड के ऊपर ही फ्रंट रूल, कपड़े कटवा के फ्रंट रूल मरवा दिया करते थे। तो यह बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन। ऑप्टिकल बहुत करवाते थे यहाँ पर, ऑप्टिकल है एनएसजी में। ऑब्स्टेकल जो, हाँ 30-32 ऑप्टिकल बना रखे हैं अलग अलग। कहीं दीवार कूदना है, कहीं रस्सा चढ़ना है, कहीं जिग जगह से पाइप रस्से के ऊपर चलना, कहीं पानी में कूदना है, इस टाइप के काफ़ी। कोई दीवार चढ़नी है आपको 30-35 फीट की, तो इस टाइप के काफ़ी ऑप्टिकल थे। उनका समय होता है ऑप्टिकलों का। अच्छा। हाँ, समय क्लोज करवाना होता है उनमें ना। सबसे मैं बोलूँ तो हम जब तक थे, मैं एनएसजी में था 2003 तक था मैं, 2003 तक एनएसजी में रहा। तो वहाँ पर रिकॉर्ड बनते हैं। अब ऑप्टिकल सबसे कम समय में आज तक किसने पार किया, तो लिखा जाता, वहाँ बोर्ड होता है ऑप्टिकल का। तो उस बोर्ड पे क्या हुआ, कुदरती है हमने देखा, उस बोर्ड पर जो लेटेस्ट जो नाम थे ना, वो हमारे ग्रुप के थे उस टाइम पे 2000 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे उससे पहला जो हम गए तब रिकॉर्ड था कि हमारा एक बंदा था 12 जाट का, शीशपाल नेहरा हवलदार, उसका टाइम था सबसे कम। उसका टाइम था सर 9 मिनट कुछ सेकंड का। और हमारे जैसे या बाकी और जो बंदे होते थे वो 18-18 मिनट में करते थे उन ऑप्टिकलों को, और उसका 9 मिनट कुछ सेकंड का। फिर हमारे साथ एक लड़का आया 4 जाट का, हालांकि ट्रेनिंग तो कम से कम भी 200-300 आदमी एक साथ करते हैं। हमारे साथ एक लड़का है सिपाही अमरपाल ने 7 मिनट में क्लोज कर दिया ऑप्टिकल का टाइम। तो उसका टाइम भी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे। एक तरफ इंसान 18 मिनट में क्लोज कर रहा है, एक तरफ इंसान 7 मिनट में क्लोज कर रहा है। पूरा वो कंपटीशन होता है सर उनका, हाई लेवल पे ऊपर तक जाते थे, कमांडर तक उनका नाम जाते थे। आपका टाइम एनएसजी हेडक्वार्टर हमारा तो नॉर्मल टाइम था 10, 11, 10, 10:30 इस टाइप का। मतलब फिर भी काफियों से अच्छे थे, क्योंकि हम एक साथ में कम से कम भी 250 से 300 बंदे मान लो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी से अच्छे थे हम। ऐसे नहीं कह सकते हम टॉप थे, पर ठीक थे, काफ़ी बंदों से अच्छे थे। मैंने सुना है एनएसजी में जो एमिनेशन ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है, और उसमें मैंने सुना है कि कहते हैं कि सिर्फ बुल्स आई टारगेट होता है, आपको सिर्फ पॉइंट। बिल्कुल जैसे अर्जुन ने आंख देखी, वैसे ही एनएसजी में सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ पॉइंट ब्लैंक पे किसी भी तरीके से हेडशॉट लेना सर। एनएसजी का मकसद ही है सर। एनएसजी और सेनाओं के अंदर तो क्या होता है सर, एक टारगेट बना दिया जाता है आपको प्रैक्टिस के लिए। 6 फीट का टारगेट दे देंगे, एक आदमी का चेहरा बना के 6 फीट का टारगेट दे देते हैं। अब आप इसके ऊपर फायर करो, और उसका यहाँ पूरा वो बना दिया जाता है, यहाँ 9 नंबर है, या 7 है, या 8 है, या 6 है। एनएसजी के अंदर जो फायरिंग की जो ट्रेनिंग होती है वहाँ टारगेट पे नहीं होती सर। अच्छा। वहाँ टारगेट आपको मिलेगा या 6 mm या 9 mm का एक सर्कल रहेगा आपके पास। ठीक है। उस सर्कल को लगा देंगे, उसके ऊपर ही आपने ट्रेनिंग करनी है, और कोई ट्रेनिंग नहीं होती वहाँ पे। पूरा टारगेट पे ट्रेनिंग नहीं होती। मकसद होता है हेड शूट पूरी बॉडी में, तो कहीं आपको मारनी नहीं है सर। रिस्क तो ले नहीं सकते, क्यों एनएसजी का जो सिस्टम है, जो ऑपरेशन का जो तरीका है, वो यही है केवल
आप किसी को जख्मी नहीं कर सकते, आपको डेड ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप गए। अगर डेड नहीं हो पहले शूट में डेड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो केवल हेड शूट को मद्देनजर रखते हुए आपकी ट्रेनिंग होती है, और प्रैक्टिस भी इसी प्रकार की करवाई जाती है। कोई भी बंदा हो डेली कम से कम भी वो ज़्यादा नहीं तो 35 से 70 राउंड बिल्कुल रूल है वहाँ पर। आप अपना पिस्टल ले जाओ, अन्वेषण वहाँ रखा हुआ मिलेगा, वहाँ एक रजिस्टर मिलेगा, आप लोड करो और अपने कहीं भी व्यस्त हो आप किसी भी कार्य में आपको फायर करना ही करना पड़ेगा। अपना समय निकालो, वहाँ जाओ, फायर करो, अपना पिस्टल लो कोच से और अपना फायर करो, पिस्टल को सफाई करो और रख के आओ। वो रजिस्टर में वहाँ एंट्री करो, वो रजिस्टर पेश होता है डेली सी साहब का। अगर भाई इतने बंदे नहीं तो कई बार क्या होता है, बंदे कोई बोलता मैं वहाँ व्यस्त हूँ, कोई बोलता मैं वहाँ व्यस्त हूँ, वहाँ व्यस्त का कोई कोलम नहीं, वहाँ प्रॉपर। और इस ट्रेनिंग से आप बच ही नहीं सकते, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। सबसे एक्यूरेट शॉट कौन से पिस्टल का है? एक्यूरेट उस टाइम जब हम थे तो एनएसजी में 2 पिस्टल थे सर, एक अपने जो 9mm पिस्टल था बरेटा, और एक गलोक पिस्टल बोलते थे उसको। तो प्लास्टिक टाइप सी की बॉडी होती है उसके, वो गलोक पिस्टल की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा थी, उस पर मतलब भरोसा करते थे हम सबसे ज़्यादा। अब भाई हाँ ये बढ़िया है, इसका निशाना चुकेगा नहीं। वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद अगली पोस्टिंग किस तरीके से हुई? जब अक्षरधाम का जो हुआ जी, उस टाइम में प्रेजेंट था, वहाँ 51 एसएजी में था उस टाइम में। अक्षरधाम में थे आप? नहीं, अक्षरधाम में हमारा स्क्वाड्रन नहीं था। आपका स्क्वाड्रन नहीं था? हाँ, क्योंकि उस टाइम है ना स्क्वाड्रन वाइज होता है, वहाँ पे 3 स्क्वाड्रन है। ओके, तो एक कौन से स्क्वाड्रन होते हैं एनएसजी में? 3 स्क्वाड्रन होते हैं। एक स्क्वाड्रन होता है अलर्ट स्क्वाड्रन होता है। ओके, तो अलर्ट की रूटीन में घूमते रहते हैं सर, 3-3 महीने के लिए रूटीन आता है जी। आगे इस टाइम आप अलर्ट स्क्वाड्रन में, जो अलर्ट स्क्वाड्रन होगा ना, कोई भी कुछ भी हो गया तो अलर्ट स्क्वाड्रन का मतलब है अलर्ट है, वो 24 घंटे उसके हथियार, अम्युनिशन, वेपन, इक्विपमेंट, हर एक चीज़ मुंह में रहेगी। हर एक चीज़ वहाँ पे कोई एक गाड़ी दे दी जाती है अलर्ट स्क्वाड्रन के लिए, उसका सब कुछ लोड होता है उस बस की छत के ऊपर। अच्छा, अनमिशन, हथियार, इक्विपमेंट, जो भी कुछ आपको ऑपरेशन में चाहिए वो परमानेंट रहेगा, और उस आप कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा, हर एक टीम लीडर के पास आपके पास मोटरोला सेट होएगा, ताकि मैसेज कभी भी कुछ भी मैसेज मिल सकता है। ओके, अगर आपको मैसेज किसी भी टाइम मिल गया 15 से 30 मिनट और आधा घंटा के अंदर अंदर आपको स्टेशन छोड़ना ही होगा। तो उस टाइम जब ये मैसेज आया हमारे सामने तो आया था अक्षरधाम, हम वहीं पर थे, तो हुटर होता है वहाँ, हुटर बज जाता है अलर्ट स्क्वाड्रन का। कोई भी बंदा अलर्ट स्क्वाड्रन का कहीं भी होगा भाई, कई फैमिली क्वार्टर में भी होते हैं, फैमिली लेके आ रहे हो तो अगली 2 मिनट में ही अपनी बाइक, स्कूटी जो भी कुछ उठाएगा तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा, वह फॉलो होगा स्क्वाड्रन। अगर कुछ भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी खबर आई, वो तुरंत बैठेगा, उसका जो स्क्वाड्रन कमांडर होता है वो रिपोर्ट देगा और मूव कर देगा। तो वहाँ मतलब बिल्कुल प्रोसीजर के तहत वो रेडी होते हैं, उनको समय बर्बाद नहीं करते सर बिल्कुल भी। इसलिए अलर्ट स्क्वाड्रन का मतलब ही ये होता है, कोई भी बंदा इधर उधर नहीं जाएगा, उसकी छुट्टियां भी बंद कर दी जाती हैं। अलर्ट स्क्वाड्रन में जो आ गया वो छुट्टी भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो केवल उसमें रहे, फायरिंग में जा रहे, सब इकट्ठे जाएंगे, सारे बैठो बस में और फायरिंग करके आओ, सब इकट्ठे ही आएंगे, एक साथ ही रहेंगे वो, ताकि कभी भी बगैर टाइम खराब किए, बगैर कुछ किए तुरंत आओ और बैठो, लोड और चलो। ये 51 ऑलवेज वॉर रेडी। बिल्कुल बिल्कुल, वो परमानेंटली रेडी रहते हैं। दूसरी स्क्वाड्रन कौन सी होती है? एक रिजर्व होता है। रिजर्व होता है, हाँ। उनका क्या काम होता है? रिजर्व का तो कुछ भी जरूरत पड़ जाए बंदों की इधर उधर, ये वो एक स्क्वाड्रन सर स्काई मार्शल के लिए रेडी रहता। ओके, एक स्क्वाड्रन का काम होता था स्काई मार्शल करना। और आप खुद भी स्काई मार्शल रहे? हाँ, मैं बहुत बार स्काई मार्शल रहा, मैंने काफ़ी टाइम फ्लाइट की है, कम से कम भी ज़्यादा नहीं बोले तो 50 से 100 तक हमने फ्लाइट की। स्काई मार्शल की ड्यूटी क्या होती है? किस तरीके के रोल्स होते हैं स्काई मार्शल के? स्काई मार्शल का रोल बहुत टफ होता है सर, हम इसको समझे ना। अगर सीरियसली रोल लेते हैं स्काई मार्शल का, तो स्काई मार्शल अपने आप में ही डिसीजन मेकर होता है। बट पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि स्काई मार्शल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग अनअवेयर हैं इस टर्म से। स्काई मार्शल कौन होता है? स्काई मार्शल होता है सर, एक एयर हाईजैक हुआ था, आपको ध्यान हो तो जी, कंधार एयर हाईजैक,
तो कंधार एयर हाईजैक के बाद गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग की थी। अब भाई ये अच्छा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इससे हम बचेंगे कैसे। तो उस टाइम मैंने प्लानिंग करके उस टाइम जो भी फ्लाइट जाती थी उस फ्लाइट के अंदर एनएसजी को टास्क दिया गया था, अब भाई आप जितनी भी फ्लाइट जा रही है सस्पेक्टेड फ्लाइट, उनके अंदर 2 से 5 कमांडो तक वेपन्स इक्विपमेंट से लैस होके उन फ्लाइट में जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से उनका सारा खाना पीना खर्चा वेपन्स सब कुछ ऑलरेडी फ्री होता था, रेडी होता था। ओपनली वो सिविल ड्रेस में होते थे। तो वो उसमें उनका काम होता था फ्लाइट की जो जिम्मेवारी होती है ना, जैसे यहाँ बस में कंडक्टर ड्राइवर होते हैं, उनका काम होता है भाई सुरक्षित ले जाओ और सुरक्षित वापस लेके आओ। कंडक्टर ड्राइवर का बस का काम यही होता है। अब जितनी भी सवारी उनको सबको सेफ ले जाओ, अपने स्थान पर पहुंचाओ और वापस सेफ लाके छोड़ दो। तो एक स्काई मार्शल का हमारा काम यही था सर। हम जिस भी फ्लाइट की जिम्मेवारी हमारी होती थी, कोई भी फ्लाइट में दुर्घटना ना हो इसकी जिम्मेवारी एक स्काई मार्शल एक कमांडोज की होती थी। जो उस फ्लाइट में बैठा है वो सेफ अपनी जगह पर पहुंचाना और वहाँ से वापस लेके आना, उस कमांडोज की जिम्मेवारी होती है स्काई मार्शल की। क्योंकि 1999 अब मुझे याद आया, कंधार जो हाईजैक हुआ था इंडियन एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट, उसके बाद एयर मार्शल स्काई मार्शल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद और एनएसजी की एक पूरी, जैसे पलटन आपने बताया कि पूरा स्क्वाड्रन डेडिकेटेड था जो कि फ्लाइट्स के अंदर उनको भेजा जाता था मल्टीपल ट्रूप्स में, जैसा आपने बताया। कभी आपने किसी तरीके का सस्पेक्ट या कोई सस्पिशन आई आपकी नजरों के सामने जो आपको लगा हो कि यार ये हरकत सही नहीं हो रही और इसमें मुझे एक्शन लेने की जरूरत है? ऐसा खैर लगता था बट एक्शन नहीं ले सकते थे हम। एक्शन का मतलब था सर डेड। जब एक कमांडो एक स्काई मार्शल कहीं भी एक्शन करता है तो वो दिखाने के लिए नहीं करता कुछ भी, वो दिखाएगा नहीं किसी को कुछ भी, मैं एक्टिव हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं रिपोर्ट दे दूँ, कोई रिपोर्ट नहीं देता। फ्लाइट में बैठने के बाद वो खुद इंडिविजुअल अपना दिमाग होता है, अपना उसका हथियार होता है, अपना उसका सब कुछ होता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। उसका माइंड उस टाइम क्या डिसीजन लेता है, तो वो न किसी को रिपोर्ट दे सकता, न किसी को रिपोर्ट देने की उसको आवश्यकता, वो सेल्फ होके जाता है। कोई सीओ नहीं, कोई सीनियर नहीं, कुछ नहीं, सब कोई अपने आप ऑर्डर्स नहीं, किसी का ऑर्डर पैक हो जे ऑर्डर जाते हैं सब। आप स्काई मार्शल के लिए जाते हो ना, आपका अपना डिसीजन होता है, आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग देके के जाए। जो भी बंदा स्काई मार्शल में जाएगा पहले उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है, प्रॉपरली 15 दिन 1 महीना की ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो जो बातें हमें चाहिए, एक स्काई मार्शल के लिए फ्लाइट में चढ़ने से पहले क्या ट्रेनिंग करनी है, जाने के बाद क्या करना है, आने के बाद, वो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके उसके बाद ही आपको वहाँ भेजा जाएगा। ऐसे नहीं कोई भी पकड़ा बैठा दिया तू जावे तू करे, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और उसका मीनिंग होता है। देश की इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है उसके कंधों पर, कोई आसान काम नहीं होता स्काई मार्शल बन के जाना। ऐसे बोल देते हैं आप भी, कोई किसी को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं पर जिम्मेवारी कितनी होती है। मैं वही सोच रहा हूँ कि एक स्काई मार्शल को पैराशूट ऑपरेशन भी आना चाहिए, सब कुछ है। एक स्काई मार्शल को एयरलाइंस गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है कि एरोप्लेन में आप किस तरीके से एक्शन करोगे, अगर ऑपरेट करोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप वेपन का इस्तेमाल अगर आपको किस सिचुएशन में करना पड़ जाए तो एरोप्लेन के किसी पार्ट पे बुलेट ना फायर हो जाए। किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में समझना चाहता हूँ कि पैराग्लाइडिंग से लेके हर तरीके की चीज़ों को किस तरीके से समझाया जाता है, बताया जाता है। ये ट्रेनिंग जो होती है सर, उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग जो भारतीय सेना की ट्रेनिंग है वो थोड़ा गुप्त रखनी चाहिए। हमें अपना सब हर एक आदमी के जिम्मेवारी भी बनती है और हमारा भी करते हुए कोई भी बात तो हम यहाँ ब्रॉडकास्ट में नहीं बोलना चाहिए हमें। ट्रेनिंग जो एक्चुअल में जो होता है ना, एक स्काई मार्शल अपने आप में ही इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, वो जाके कोई भी रिस्क नहीं उठाता कभी भी, कुछ भी हो। तो उसके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि ट्रेनिंग ऑलरेडी इतनी ले चुका है वो। उसको ये पता है अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो आपका नाम इतिहास में ब्लैक
पन्नों में लिखा जाएगा। आप जीने के लायक नहीं रहोगे अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक होगी। इस देश में आप शक्ल नहीं दिखा सकते किसी को, कितने खुश होके आप जा रहे हो ना। तो उस टाइम अगर कुछ भी आपका डिसीजन गलत हो गया तो आप कहीं भी मुंह नहीं दिखा सकते। क्यों? आपका गलत डिसीजन का मतलब है पूरी प्लेन के जिम्मेवार आप हो। आपने इतने आदमी, देश का प्लेन खो दिया, देश के इतने नागरिक आपने वो किया, आपने कुछ नहीं किया आपने देश के लिए। अगर आपने सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर लिया और फ्लाइट में कुछ भी होता है आप अच्छे तरीके से हैंडल कर दिया और एक भी उग्रवादी था आपने डेड, आप अमर हो जाओगे। इतिहास में नाम लिखा जाएगा आपको, हर जगह पर, हर गवर्नमेंट आपको हर जगह पर अमर कर दिया जाएगा। तो ये सब लेके दिमाग में लेके चलना पड़ता है सर। अब छोटी सी मिस्टेक आपका जीवन बर्बाद कर सकता, देश का बहुत बुरा आ सकता है। और छोटी सी आपकी सूझबूझ से आप खुद अमर हो सकते हो। आपका देश में गुणगान किया जाएगा जगह जगह, हमारा वो कमांडो था, उसने ऐसे ऐसे इतने यात्रियों की जान बचाई, प्लेन की, मतलब मोटिवेट इतना ज़्यादा कर दिया जाता है उसको, वो फिर फुल कॉन्फिडेंस होके जाता, कोई भी गलत डिसीजन उठाता ही नहीं। मैं इसको इस तरीके से लेना चाहूँगा कि स्काई मार्शल की जो ट्रेनिंग है वो गोस्ट ट्रेनिंग है। बिल्कुल। और ऑपरेशंस भी गोस्ट की तरह ही, एक भूत की तरह किए जाते हैं। बिल्कुल। कि आपको ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है, किसी को नहीं पता कि कौन किस फ्लाइट में कब बैठा है, और आपकी सेवा के लिए, आपकी रखवाली के लिए है वो वहाँ पे। बिल्कुल। तो आज भी अगर कोई ये सोचता हो कि यार कहीं कोई, मैं फ्लाइट में बैठ के जा रहा हूँ और वो हाईजैक हो जाएगी, तो मैं कहूँगा हर इस देश के नागरिक से कि हमारी सेना के जवान हर जगह हैं, बैठे हुए हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो सकता है आपकी बगल वाली सीट में जो इंसान बैठा है वो एक स्काई मार्शल हो। नहीं, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो। मैं भी हिंदुस्तान का हर एक नागरिक को यहाँ से भरोसा दिलाता हूँ, आप बिल्कुल भी निश्चिंत होके जाओ। हर फ्लाइट में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा देश की गवर्नमेंट और देश के जवान हैं, भारतीय सेना, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और जो स्काई मार्शल वो इतने सक्षम होते हैं, वह आपको कोई खतरा नहीं होने देंगे। और किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता कि हम इस फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन सी सीट पर हैं, नहीं है। क्योंकि जब हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, मान लो हम 3 बंदे गए, हमने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की, तो हम तीनों भी आपस में किसी को नहीं जानते। ओके। हम तीनों साथी हैं। हाँ। एक जगह रहते हैं, खाना खाते हैं, साथ में ट्रेनिंग सब कुछ करते हैं। बट हम जैसे एंट्री करिए एयरपोर्ट पर, हम नहीं जानते किसी को, हम आपस में तीनों नहीं जानते आप कौन हो, मैं कौन हूँ। हम इस टाइप का व्यवहार करते हैं आपस में। जाके बैठेंगे हम तीनों, ये नहीं बैठ के बात करने लगे, हाँ भाई तू क्या कर रहा, कब छुट्टी जाएगा, नहीं, कोई बातचीत नहीं। आप हमें जानते ही नहीं ना, मैं आपको जानता। सब अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग लोगों के बीच में बैठेंगे, अलग अलग तरीके से आप अपना काम करेंगे, किसी को कोई मतलब नहीं। ऐसे ही फ्लाइट में सब आप अपनी जगह पकड़ लेंगे, सब आप अपनी सीट पर रहेंगे, न उनको किसी से फालतू मतलब होता, न किसी से फालतू बातचीत होती। वो कभी अपने आप को शो ही नहीं होने देते। फ्लाइट में भी किसी को नहीं पता होता कि आप ऑपरेट कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, किसी को पता एयर होस्टेस, पायलट, किसी को भी नहीं। नहीं, किसी को कुछ पता नहीं होता फ्लाइट में कौन बैठा है, क्या बैठा है, कैसे है। अगर किसी को भी पता लग गया, मान लो एयर होस्टेस को पता लग गया और मान लो एयर हाईजैक हो गया, कोई बैठा है फ्लाइट में, कोई उग्रवादी मिलिटेंट कैसे भी चला गया, वैसे जा नहीं सकता, पर कोई भी तरीका अपना के चला गया, कैसे भी चला गया, तो वो क्या करेगा, अगर एयर होस्टेस को पता तो सबसे पहले एयर होस्टेस को गन लगाएगा जाके, बताओ कहाँ स्काई मार्शल कौन सी सीट पे बैठा है। तो एयर होस्टेस क्या करेगी बेचारी, भाई जान तो सबको प्यारी है, डरते मारी वो बता देगी वहाँ बैठा है। और पायलट को पता होगा तो वो पायलट को पता होगा तो पायलट का जाके लगा देगा गन, पायलट को बताना पड़ेगा। तो इसलिए किसी को कुछ पता नहीं होता, केवल सिक्योरिटी एजेंसीज को पता होता, केवल हम तीनों को पता है। अगर हम 3 बंदे यहाँ बैठे हैं, चौथे को नहीं पता कुछ भी। एयरपोर्ट में भी किसी को नहीं पता होता कि आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते ही हम किसी को जानते ही नहीं, कुछ भी, किसी को, कोई किसी को नहीं जानता, तीनों को। तो आपकी एज ए नॉर्मल सिविलियन ही एंट्री होती है या फिर सिविलियन एंट्री बिल्कुल प्रॉपर, एक बिजनेसमैन लगा लो या एक आम नागरिक लगा लो, उसकी तरह ही हम एंट्री करते हैं, आम पब्लिक में एंट्री करते हैं, स्पेशल कोई एंट्री नहीं होती। केवल एयरपोर्ट पे मेन गेट से ही जाते हैं,
बाकी जो जितने भी बंदे बैठते हैं सबके साथ में ही रहते हैं, स्पेशल कुछ नहीं होता हमारा। उनके जैसा वेशभूषा, उनके जैसा उड़ना पहनना, उनके जैसा पहरान, सब कुछ एक बिजनेसमैन लगा लो या कोई यात्री लगा लो, उनके जैसा ही सिस्टम करके। बट एक एयर मार्शल वेपन तो कैरी करता ही है, वेपन कैरी करेगा। तो फिर एयरपोर्ट के अंदर वेपन लेके आना, इज देयर समथिंग, कुछ स्पेशल गाइडलाइंस है? मैं चाहूंगा, अगर आप नहीं बोलना चाहते इस बारे में तो मैं उस बारे में आगे डीपर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का भी पॉइंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट क्या वेपन जब आप लेके आते हो तो आपकी नॉर्मल ही सिक्योरिटी चेकिंग होती है या फिर कुछ स्पेशल नहीं, चीजें कोई होती हैं? स्पेशल नहीं होती सर, हमारी भी नॉर्मल ही चेकिंग होती है, बट उसमें हमारा कुछ कोड वर्ड होता है जो सिक्योरिटी एजेंसी जो चेक करे और उनके हमारे बीच का होता है, और किसी का कुछ मतलब नहीं होता। उनको सिक्योरिटी एजेंसी को बता होता है, उनका हमारा एक कोड वर्ड होता है। हम आम पब्लिक में ही पूरी जो चेकिंग होती है, आम पब्लिक बन के ही चेकिंग करवाते हैं, बट सिक्योरिटी एजेंसी का हमारा एक कोड वर्ड होता है, वो उनको हम धीरे सी कर देते हैं, वो समझ जाते हैं, हमारा पास करके आगे भेज देते हैं। वाओ। पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। वेपन प्रोफाइल कैसी होती है एक स्काई मार्शल की? वेपन प्रोफाइल से तो एक तो पिस्टल होता है सर हमारे ठीक पास, है। लोडेड पिस्टल रहेगा, बिल्कुल चैम्बर में लोडेड रहेगा। और एक हम एनएसजी में बोलते थे उसको, कमांडो डैगर बोलते थे। कमांडो डैगर होता है बट नाइफ जी। एक वो ऐसे देसी भाषा में बोले तो जहर में बुझाया हुआ बोलते हैं उसको, जहर में बुझा, जहर में बुझा के बोलते हैं। वो अगर लग गया कहीं तो आध बंदा बच नहीं सकता। कितना खतरनाक होता है? हाँ जी, तो कमांडोज का तो रोल ही खतरनाक है जी। कमांडोज का रोल ही खतरनाक है पूरा। तो और एक स्प्रे होती है हमारे पास। ओके। तो ये 2-3 आइटम लेके चलते हैं, और एक अम्युनिशन के एक पिस्टल का एक अम्युनिशन होता है, उसकी कुछ स्पेयर राउंड लेके चलते हैं, और पिस्टल हमारा लोड रहेगा, चैम्बर में राउंड होगा उसका। क्यों आपको कोक करने का कोई मतलब नहीं होता, चैम्बर में है, ठीक है। कोक का मतलब आप मर गए, आपने पूरी फ्लाइट मरवा दिया, आपने क्रैश करवा दिया फ्लाइट को, कोक नहीं हो, चांस नहीं है सर, 1 सेकंड का भी चांस नहीं है। आप पलक झपकने से पहले ही आपने एक्शन करना है, और एक्शन डायरेक्टली हेड शूट ही होगा। हेड शूट के बगैर आपने ये समझ लो आप कुछ नहीं हो, आप एक कलंकित हो इस देश के लिए। अगर आपने हेड शूट नहीं किया, गलती से आपकी मिस्टेक हो, कुछ भी हो गया, तो कलंक लिख दिया जाएगा आपके ऊपर, इतिहास में कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आप उसी को आप हेड शूट करके डायरेक्ट आप अमर हो जाओगे, आप पूजे जाओगे, इतिहास में खड़े रहोगे परमानेंटली। हर गवर्नमेंट, हर सरकार आपको नवाजेगी। अब देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, हमारे पास ऐसे ऐसे कमांडोज हैं। तो बहुत वैसा टैक्स होता है, कहने में कुछ शब्द लगते हैं हमारे को, बट जो बंदा करता है, जो कर रहा है, जो जा रहा है, उसको ही पता होता है ये सब बातें। मैंने सुना है कि एनएसजी का राइजिंग डे जो होता है जी, क्योंकि जब आपने बोला ना कि देश की शान, देश की आन, देश के लिए सब कुछ, बहुत स्पेशल माना जाता है एनएसजी कमांडो के लिए उनका राइजिंग डे। बिल्कुल। आपके लिए और फोर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वपूर्णता है एनएसजी राइजिंग डे के लिए? क्योंकि एनएसजी कमांडो को ही पता है कि क्या स्पेशल होता है वहाँ पे। ये सर एनएसजी का जो राइजिंग डे होता है वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद अक्टूबर 15-16 के आसपास, 16 अक्टूबर को राइजिंग डे बनाती है एनएसजी। और उस टाइम क्या है, ये एनएसजी है ना अपने गृह मंत्रालय के अंदर आता है जी। तो उस टाइम देश का जो गृह मंत्री होता है वो जाता है राइजिंग डे पर, वो देखता है मेरी सेना, मेरे जो स्पेशल फोर्स है, मेरी जो एनएसजी है वो कितनी सक्षम है, क्या कर सकती है, कितनी ट्रेंड है, वो कितना कॉन्फिडेंस है, हमें इन कुछ कर भी सकते हैं, या कुछ कमी होगी तो उसके लिए इक्विपमेंट उपलब्ध कराएगा, हथियार उपलब्ध, वो वहीं से पता लगता है। तो हमारे पास एक समय होता है अपने आप को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए। अब हमारा गृह मंत्री आया, भारत सरकार आई है यहाँ पर देखने के लिए, तो मैं कितना बेस्ट कर सकूं, ताकि वो यहाँ से खुश होके जाए, भाई उनको भरोसा करे अपने देश की सेना के ऊपर, एनएसजी के ऊपर, भाई हमारे पास एक ऐसी सेना जो किसी भी परिस्थितियों में, कुछ भी कैसा भी समय हो, वो पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर लेगी। ये होता है सर। एनएसजी के रोल के बाद आप पहुंचे रजौरी जी, या उसके बीच में भी कोई पोस्टिंग थी? नहीं, एनएसजी के बाद मैं सीधा रजौरी गया। लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे देश के लिए
एक ऐसी जगह है जहाँ की प्रोटेक्शन जी पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एलओसी में? क्योंकि जिस टाइम पे आप एलओसी पे तैनात थे, पोस्टेड थे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा क्रॉस फायरिंग हो रही थी। सीज फायर तो आई थिंक उसके आसपास ही हुआ, उसके बाद हाँ, ही हुआ। उसके बाद ही हुआ है सर। बट क्या हालात थे एलओसी के? क्योंकि कुपवाड़ा रीजन में ऑपरेट करने के बाद, एनएसजी में ऑपरेट करने के बाद आप एलओसी पे गए, और एलओसी में आप मेरे ख्याल से लाइन ऑफ कंट्रोल से 60-70 मीटर के आसपास ही थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो, यहाँ से मेरी पलटन में एनएसजी में था, उसके बाद मेरी पलटन चली गई थी रजौरी में। तो रजौरी में मैं रजौरी में ही गया था। तो रजौरी में गया तो हमारी जो प्लाटून थी वहाँ डिप्लॉयमेंट वहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में होती है सर। क्यों? एक बटालियन को एरिया बहुत बड़ा दे दिया जाता है और उसके पास इतनी नफरी कम होती है। तो एरिया को कवर करने के लिए बटालियन को ना टुकड़ों में, कंपनियों में, कंपनी भी फिर प्लाटूनों में, प्लाटून भी सेक्शनों में डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है वहाँ पे, ये ताकि मेरा जो बटालियन को 15-20 किलोमीटर का एरिया दिया है, ताकि मैं वो अपने उस पूरे एरिया को कवर कर सकूं। मैं अपने पूरे एरिया को कवर करूं, वो वहाँ से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन या कुछ भी नहीं होने दूं, अपना पूरे एलसी को सुरक्षित रखूं। तो मैं वहाँ गया तो मैं जिस प्लाटून में था सर, वो करीब करीब 60 मीटर बोल सकते हैं, 60 मीटर की दूरी पर थे पाकिस्तान की पोस्ट, और हमारी जो पोस्ट थी वो 60 मीटर की दूरी पर थी। तो वहाँ पे हम गए तो मैंने जाके देखा, बहुत मतलब खतरनाक समय था वो। ग्राउंड रियलिटी क्या थी वहाँ पे? ग्राउंड रियलिटी ये थी, हम रहे मैं करीब करीब 1 साल के आसपास वहाँ पे भी। हम सो नहीं पाए रात को या दिन को। ऐसा क्या होता था वहाँ पे? ऐसा ये होता था, कभी भी 1 मिनट का भी भरोसा नहीं था, किस टाइम कितना फायर कहाँ से आ जाए। एक बार अगर फायर चल पड़ा तो आप ये दीवार जो बैंकर थे ना हमारे, वो भी ऐसे हिलते थे, थर्राते थे फायर से, इतना ज़्यादा फायर होता था। ये नहीं कह सकते हमें एक गोली चल गई वो चल गई, दीवारें हिलती थी, इतना ज़्यादा फायर होता था। फिर हम भी करते थे फायरिंग तो दोनों तरफ से होता था। बट हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्यों? वहाँ पर क्या होता है, एलसी के ऊपर जो होता है ना, जो बंदे होते हैं ना हमारे, वो कम होते हैं, और जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो परेशानी आती है। तो वहाँ पर ये लगा लो, हम रात को जैसे एक संतरी खड़ा होता है, शाम को 6-6:30 बजे संतरी खड़ा होगा, और रात को 12-1 बजे डाउन होगा वो, और उसी दौरान उसने सुरक्षित करने अपनी पोस्ट, तेरे पास 10-12 बंदे ये सो भी रहे हैं, ये तेरे लिए सो रहे हैं, प्लस तेरा जो एरिया जिम्मेवारी का ये भी तेरा है, कहीं से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो जाए, हो सकता है पोस्ट पे भी अटैक हो जाए। उस टाइम ये बातें भी बहुत होती थी, पोस्ट के ऊपर अटैक हो जाता था, पोस्ट को ही काट के चले जाते थे। तो वहाँ बंदा 1 मिनट भी अपनी ड्यूटी के बाद भी सो नहीं सकता था। ड्यूटी के बाद भी बिस्तर में पड़ा पड़ा ये सोचता था, देखिए भाई क्या होएगा, देखिए क्या हो गया, कभी पोस्ट पर तो अटैक नहीं हो जाए। ऐसा होता। संतरियों में सोते ही बोलते थे, भाई कहाँ है तू, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही। ये सिचुएशन थी। तो आप सो ही नहीं पाए? मैं सो ही नहीं पाया अपनी, हालांकि मेरी उस टाइम ड्यूटी, पोस्ट कमांडर था मैं, हवलदार की ड्यूटी नहीं लगती, तो सारी जिम्मेवारी होती है, सब कुछ देखना, संभालना, करना। तो उस टाइम उनसे वो होता था। फिर 5-7 दिन बाद में कॉन्फिडेंस हो गया, मैं उनके साथ रहा, मिला जुलिया, सारे काम करे, तो कॉन्फिडेंस हो गया मेरा। वहाँ भी ठीक है, अभी तो लड़के, उनको मोटिवेट किया, नए जो भी लड़के हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, तुम, इनकी हिम्मत नहीं है, ये वो, हम जो भी मोटिवेट फौज में जैसे भी करते हैं वो किया, तो फिर सब ठीक हो गया था, फिर सब नॉर्मल हो गया था। जिस टाइम पे आप एलओसी में पोस्टेड थे, उस टाइम पे कहा जाता है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि आतंकवादी उस तरफ से आते थे, और ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं कि उन्होंने हमारे जवानों को दिन दिहाड़े सर कलम कर दिए, उनके सर काट दिए। क्या आपके समय पे भी ऐसी कोई सिचुएशन हुई या ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? नहीं सर, हमारी जो मैं अपनी
बटालियन की जो बात करूं, मेरी बटालियन में ना इस टाइप का कुछ भी नहीं हुआ। बाकी इन्फिल्ट्रेशन तो होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। इन्फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करते थे, हमारे को ऊपर से आदेश मिल जाता था कमांडर साहब, कंपनी कमांडर साहब की तरफ से, अब भाई आपका जो प्लाटून है इसमें ये एरिया है, यहाँ से जैसे ही शाम को मैसेज पास हो जाता भाई यहाँ आप बंदे भेजो, यहाँ आप अम्बुश सेंट करो, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। तो भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ की, पहाड़ी, नदी, नाले, आंधी, बारिश, मींह, और सबसे मेन जो समस्या होती थी ना वो क्या थी, वहाँ पर जो पेड़ है ना वो ज़्यादातर पेड़ चीड़ के पेड़ हैं। ओके। चीड़ के पेड़ क्या होता है, लंबे बहुत होते हैं और उनके छोटे छोटे लगते हैं फल जैसे लट्टू से होते हैं पहले, जिनको हम पेंट करके यहाँ बोलते हैं, हाँ जो भी कुछ बोलते हैं वो होते हैं। तो जैसे ही आंधी आती है, बारिश आती है, कुछ भी आती है तो वो ऊपर से गिरते। तो जैसे ही संतरी खड़ा होता, कोई भी, मैं भी अगर ड्यूटी मोर्चा में खड़ा हूँ संतरी, तो हमारे को डेली मैसेज ही पास होता था, आज आपकी पोस्ट के सामने से यहाँ से क्रॉसिंग होएगी, मिलिटेंट आएंगे, 3 से 5 भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी यहाँ से क्रॉसिंग होगी। तो पूरी रात हम ऐसे ही रहते थे, जैसे ही वो कहीं गिरा आंधी में टूट के, हमें लगता था यार देख कहीं आवाज़ आ रही है, कहीं यहाँ तो नहीं आ गया, कहीं वहाँ तो नहीं आ गया, ऐसे होता था पूरा। बट और LOC पर उस टाइम क्या था, पूरी LOC पे फेंसिंग हो गई थी तकरीबन। तो फेंसिंग में क्या था, सेंसर लगा दिए वहाँ पे भी, ताकि उस एरिया में कुछ भी आए, और उसके अंदर है ना लाइट के तार भी लगा रखे हैं। अगर वहाँ जाके कोई भी आदमी टच करेगा तो टच करते ही लाइट जल जाएगी। हर करीब 50 मीटर पे ऐसे लाइट लगा रखी थी एरिया कवर करने के लिए। अब ये गैप है, यहाँ एक लाइट लगा दो, अगर कुछ आएगा तो पता लग जाएगा। तो उनमें करंट भी दौड़ता है? उनमें करंट दौड़ता है। तो जैसे ही वो टच होंगे वो लाइट जलेगी सर। तो लाइट जलेगी, तो जिस एरिया में लाइट जलेगी, तो रात को हमारा काम था, यहाँ लाइट जली तो क्यों जली, हो सकता है यहाँ मिलिटेंट हो सकता है या क्रॉसिंग हो, ये फायर भी नहीं कर सकते, वहाँ जाके हमें चेक करके आना पड़ेगा। नाइट विजन गोगल्स वगैरह लगा के नज़दीक से नज़दीक जाके चेक करेंगे भाई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं थी, या कोई पार तो नहीं हुआ, फेंसिंग तो नहीं कट गई। अगर फेंसिंग कट गई, कुछ भी बात हुआ, तो ऊपर ड्यू कमांडर तक रिपोर्ट लगती थी और आपकी बटालियन की बेइज्जती होती थी। अब वहाँ से यार उस बटालियन ने फेंसिंग कटवा दी, वहाँ निकल गया। तो इतने अलर्ट रहना पड़ा करता वहाँ पे। 1-2 बार हमने वहाँ पे एम्बुश भी लगाए, 1-2 बार क्रॉसिंग की संभावना भी हुई, हमने वहाँ पे मिलिटेंट मारे भी, बट हमने क्रॉस नहीं होने दिए कभी भी। हमने वहाँ पे काफ़ी मिलिटेंट मारे हैं। हमारी बटालियन ने वहाँ से कमेंडेशन कार्ड भी मिला है वहाँ से हमारी बटालियन ने। इतना आपकी बटालियन ने कितने, क्या काउंट थी आपकी बटालियन की उस टाइम? 30 से 40 मेरा याद है, 30 से 40 के करीब हमने उग्रवादी मारे। सुबेदार साहब सीधे बोलो ना कि हम गिनती थोड़ी होती है इन सब चीजों की। इन चीजों की गिनती, पर जब भी होता था हम ये लगा लो 2 से 5 तो लुटा ही देते थे, इतनी ज्यादा वो थी वहाँ पे उस टाइम की। ठीक है, पर काफी टफ था वो इलाका भी हमारे लिए। उस टाइम पे रेड और ऑपरेशन किस तरीके से होता है, क्योंकि LOC की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। अगर हम कुपवाड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, वहाँ पे और भी ज़्यादा अवेयरनेस और भी ज़्यादा विजिलेंट होना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी होता होगा। वहाँ पे ऑपरेशंस किस तरीके से होते थे और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे कोई ऑपरेशन का ऊपर, अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करो तो? वहाँ पे रेड होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती थी। रेड होने की 100% संभावना होती थी, पोस्ट पर रेड होएगी, 1% भी आप टाल नहीं कर सकते थे। डेली सिचुएशन थी, रेड कभी भी हो सकती है। उसका रीजन था, एक तो हम नज़दीक थे सर, 50-60 मीटर, तो 50-60 मीटर, एक तो हम पोस्ट के बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक थे। तो उस टाइम ये था भाई रेड हो जाएगी किसी भी टाइम। रेड का मतलब है गर्दन कट के चली जाएंगी बटालियन की, और गर्दन कट गई तो बटालियन की गर्दन कट गई, आपके एक जवान की गर्दन कट गई तो आपका नाम खराब हो जाएगा। आर्मी हेडक्वार्टर तक आपकी चिट्ठी फट जाएगी, भाई फलानी जाट रेजिमेंट थी, उनके जवान की गर्दन कट गई। और ऐसा कोई भी आप कमांडर हो, कोई भी आदमी हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमने ये सिचुएशन कभी भी नहीं आने दी। बशर्ते वापस एक सिचुएशन हुई थी, हम उसी टाइम हम राजौरी में थे, उस टाइम कोई बटालियन थी, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, उनके साथ ऐसी घटना हो गई थी। तो हमारी एक 9 जाट थी उसी टाइम वहाँ पर नौशेरा इलाके में। तो 9 जाट ने इस टास्क को बढ़ चढ़ कर लिया और कमांडर साहब आर्मी हेडक्वार्टर तक वहाँ से मतलब वॉलेंट्री वहाँ से ऑपरेशन की डिमांड की, सर हम ऑपरेशन करेंगे, हमारे को आप टास्क दो। तो हमारे को टास्क मिला हमारी 9 जाट रेजिमेंट को, और 9 जाट ने पोस्ट पर अटैक किया और पाकिस्तान की शायद
काफ़ी गर्दन एक पोस्ट ही काट दिया था उन्होंने पूरा 10 से 12 बंदों को। तो वो गर्दन पिट्ठू में डाल के लेके आए, काट के अपने पिट्ठू में गर्दन काट के ले आके और ड्यू कमांडर के टेबल पर रख दी। हमने ये सर तो उस अमर हो गई 9/8 आर्मी में लिखा गया है भाई, इतना कमाल का काम किया 9/8 से सीखो सबको मोटिवेशनल के लिए। तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं सर हमारी बटालियन ने, रेजिमेंट ने, ऐसी बात नहीं है। तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है हमने भी। कहते ना फौज में कोई मैं नहीं, हम है। हम होता है, वो एक इंडिविजुअल तो कुछ होता है नहीं सर। फौज एक संयुक्त ट्रूप्स है। फौज एक आदमी का नाम फौज नहीं है, एक संस्था का नाम फौज है, एक ट्रूप्स का नाम है फौज। ठीक है जी। इस पोस्टिंग के बाद आप और भी जगह पोस्टेड रहे, बट फिर आपने रिटायरमेंट ले लिया? नहीं, इस पोस्टिंग के बाद 1-2 जगह गया, बट वो मेरी पीस पोस्टिंग थी। हाँ, तो पीस पोस्टिंग के बाद फिर मैं करीब 19 साल के आसपास फिर मैंने रिटायरमेंट ले लिया। मैंने एप्लीकेशन लिख दी और सीओ साहब ने काफ़ी मना किया मेरे को। मैं सूबेदार था उस टाइम। आगे यार आप मत जाओ, आपको बटालियन का सूबेदार मेजर बनने वाले हो, अभी 6 महीने में आप बन जाओगे। पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, मैंने मना कर दिया और मैं वॉलेंट्री पेंशन, प्रीमेच्योर पेंशन लिख के और फिर मैं आ गया था। सूबेदार साहब, रिटायरमेंट के बाद का जो फेज़ रहा और अभी तक जो चल रहा है, वो फेज़ कैसा रहा? और जब भी आप पीछे मुड़ के देखते हो उस जिंदगी की तरफ, तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है आपकी इस लाइफ के फेज़ में, जो आपने फौज से सीखा और जो आप, मैं कहूँगा कि मरते दम तक उन चीज़ों को, उन उसूलों को अपने साथ लेके चलोगे? क्योंकि इंसान को फौज से निकाला जा सकता है, बट फौज को उस इंसान के अंदर से पूरी ज़िंदगी नहीं निकाला जा सकता। नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है, नहीं निकाला जा सकता। हमें ना फौज की जो लाइफ है ना, वो हम जब तक जिएंगे तब तक हमारी याद रहेगी। क्योंकि फौज की जो लाइफ है ना, वो इतनी खुश लाइफ होती है, इतनी अच्छी लाइफ होती है। फौज हमारे को जीने का एक सिद्धांत देती है, जीने का एक जरिया सिखाती है। फौज में क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं। इच्छाएं लिमिटेड होती है। फौजी बंदा कोई बाहर की तो सोचता ही नहीं, बाहर की कोई इच्छाएं नहीं होती, उसकी अपनी इच्छा होती है। मैंने देश के लिए क्या करना है, मैंने अपने परिवार, अपना फौज और परिवार दो ही चीज़ें होती हैं। अब मैंने अपना देश को के लिए मैं कब मौका मिले मैं क्या कर सकता हूँ, वो होता है। और फौज में सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती है सर, जो फौज का जो प्यार प्रेम है ना, वो पूछो मत आप। फौज में हम क्या करते थे, जब हम भर्ती हुए, जब हम पहलवानी करते थे, वैसे भी फौज में हम एक थाली लगा लो, पहले हम पतीला में खाना खाते थे, क्योंकि पहलवान पतीले में खाता, थाली में कम खाता। तो खाना खाते थे ना, हम अकेले खाना नहीं खाते थे कभी भी। हम 5 बंदे से 7 बंदे उस पतीले में खाना खाते थे। कभी हमने ये नहीं सोचा, ना हमने किसी से पूछा आप कौन हो, मैं कौन हूँ, आपकी जात क्या, आप कहाँ से हो। नहीं, हम सब भाई हैं, मैं आपके काम आऊँगा सिचुएशन पे और आप मेरे काम आओगे, बाकी बाहर का कोई काम नहीं आएगा। हम सिर्फ प्यार प्रेम, फौज का जो प्यार प्रेम है वो देखने के लिए होता है। और कई बार इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, मैं फौज में बच्चे मैं नहीं, XYZ कोई भी आदमी फौज में अगर बच्चे लेके जाता है और आता है जब छोड़ने के लिए, उसको 1 हफ्ते तक खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरा भाई सब आज मेरे घर के यहाँ खाना खाना, तब तक आपका घर सेट नहीं हो जाएगा ना। आपको कन्फर्म ये हो जाए भाई मेरा भाभी घर बच्चे सब सेट हो गए, हम तब तक डेली आज मैं खाना खिला रहा हूँ, सुबह मैं खाना खिला रहा हूँ, शाम को आप खिला रहे हो, परसों ज़बरदस्ती आप मेरे घर खाना खाओगे, आज मैं बना रहा हूँ, आज मैं बना रहा हूँ, ताकि आप बच्चे लेके आए हो नए नए, आपको बच्चों को ये महसूस नहीं लो मैं कहाँ पे आ गया। हाँ भाई, तुम बिल्कुल 1 सप्ताह फ्री रहो, सबके घर पर खाना खाओ। उस दौरान सबका गेट टुगेदर सा भी हो जाता था, मेल मिलाप भी हो जाता था, जानकारियाँ भी हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ी बात थी फौज में, प्यार प्रेम की, सबके साथ आपस में घुल मिल के बहुत ज़्यादा बढ़िया सिस्टम होता था। तो फौज को तो मैं भूल नहीं सकता सर। फौज की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास, आज जो भी कुछ हूँ मैं फौज की वजह से ही हूँ। अगर मैं फौज में नहीं होता तो मैं क्या पता क्या होता, कहाँ नहीं होता, यहाँ तो होता ही नहीं। तो बहुत बढ़िया है सर फौज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है देश में। मैं तो बोल रहा हूँ इसके ने हर एक आदमी को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डलना चाहिए, जाना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत शिक्षा देती है फौज को, हमारे देश प्रेम की भावना जगाती है, प्यार प्रेम भाईचारा सिखाती है फौज, देश के प्रति समर्पित भावना सिखाती है फौज। मैं कहूँगा कि फौज
एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारी सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें कर देनी चाहिए कि हर सिटीज़न को अपनी लाइफ के कुछ साल फौज को देने कंपलसरी होने, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ना कि आपको 6 महीने 1 साल कुछ समय फौज की ट्रेनिंग करनी और आपको उसका पार्ट बनना ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए। नहीं, ये तो सर देखो सरकार की बातें होती है, हम कुछ नहीं कह सकते, बट अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उससे एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी। ट्रू। फौजी आदमी का जो डिसिप्लिन, आप मेरे को बोलो भाई आपको सुबह 6 बजे वहां जाना है तो मैं 5:30 बजे वहां जाऊंगा। टाइम की जो वैल्यू है ना वो फौज से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या टाइम की है। अगर आप बरबली किसी को भी बोल दे भाई 12 बजे वहाँ चलेंगे तो आपको 3 बजे तक वेट करना पड़े, आ रहा हूँ भाई ये काम हो गया वो। और किसी फौजी बंदे को आप कुछ भी बोल के देखो भाई ये काम है कल वहाँ चलेंगे, वो अगला खुद पूछेगा आपको किस टाइम चलेंगे। आप बोलोगे 5 बजे, वो 4:30 बजे खुद आ लिया भाई मान लिया तू कहाँ है। तो जो डिसिप्लिन जो है ना फौज के अंदर, जो टाइम की वैल्यू है और हर एक चीज़ की, कोई भी हम अपने घर में देख लो, परिवार में देख लो, बाहर देख लो, कहीं भी एक डिसिप्लिन जो फौजी बंदे का, जो फौजी फैमिली का पाएगा ना वो आम आदमी का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल तो डिसिप्लिन के अनुसार मेरा मानना है फौज में जाना चाहिए। मतलब मेरी आपसे कल बात हुई थी, परसों बात हुई थी, परसों ही सर, और आपसे मेरा ये डिस्कस हुआ था कि 11 बजे हम लोग करेंगे और डॉट 11 बजे आप पहुंच गए थे। उसके बिटवीन हमारी कोई ऐसी कन्वर्सेशन भी नहीं हुई कि अभी ऐसे कर लेते हैं, फॉलो अप चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मैं इस चीज को बड़ा पर्सनली भी देखता हूँ कि फौज वाला आदमी टाइम का एकदम पक्का। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑफिसर आए हो, कोई भी आया हो आर्मी ऑफिशियल हमारे पॉडकास्ट पे और वो लेट आए हो। नहीं सर, ये तो ना फौज में शिक्षाएं नहीं दी जाती। डिसिप्लिन पहले ही जो सीढ़ी है फौज की, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप फौज के लिए कामयाब नहीं है, अनफिट हो, बिल्कुल अनफिट हो आप। तो डिसिप्लिन पहली सीढ़ी ही डिसिप्लिन होती है। अगर आप डिसिप्लिन, आधा काम आपका समझो हो गया। अगर आप डिसिप्लिन हो, आधा काम आपका, आप कहीं भी जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, आधा काम आपने कर दिया जी, बाकी काम बाद में होता रहेगा। तो डिसिप्लिन जो सिखाती है फौज का सबसे जो मेन है, डिसिप्लिन सिखाती है आपको, अनुशासन बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच सोमवीर जी। ओके सोमवीर भाई साहब, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सूबेदार साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज जो जानकारी आपके माध्यम से हमें मिली है, मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन तो होगा ही होगा, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनको ये साइड जो है आर्म फोर्सेस की, जहाँ पे ट्रेनिंग कैसी होती है, लाइफ कैसी होती है, प्रमोशंस कैसे होते हैं, क्या सीखने को मिलता है एज अ सिपाही जब आप भर्ती होते हो, और स्पोर्ट्स कोटे से अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उनके लिए मुझे लगता है आज की ये कन्वर्सेशन बहुत फायदेमंद होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया।